हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम तनुजा सिंह परमार एंड आई होप कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सब मुझे लाइव देख रहे हैं वाईसीटी के एई की पीवाईक्यू बुक के सोल्यूशन में। आप में से काफी सारे लोगों के पास ये एई की बुक ऑलरेडी होगी। जिनके पास नहीं है वो इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बुक में होने वाले सारे क्वेश्चंस हम लाइव सॉल्व करने वाले हैं। इस पूरे की पूरे एई की वॉल्यूम 1 की बुक में ये सारे सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, जिसमें आपके पास बिल्डिंग मटेरियल, बीएमसी, देन यू हैव सॉइल मैकेनिक्स, सीपीएम, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड आरसीसी। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको वॉल्यूम 1 में मिलते हैं। और वॉल्यूम 1 में जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, ये मैं आज आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ। पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको ऑलरेडी पता होगा, और नहीं पता है तो बता देना चाहती हूँ कि आपके प्रिपरेशन की साइकिल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग होने वाला है। आप सब कुछ सीख सकते हैं यहाँ से। कंसेप्ट को समझना, अपने कंसेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई करना, प्रीवियस ईयर एग्जाम से समझना कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको कहाँ पे स्ट्रेंथ फील हो रही है, कौन से टॉपिक में वीकनेस फील हो रही है। एवरीथिंग विल बी एनालाइज्ड इफ यू सॉल्व पीवाईक्यू। और ये जो पीवाईक्यूज हैं, ये आपके कंट्री में हुए सारे लेटेस्ट असिस्टेंट इंजीनियर के, किसी भी स्टेट में असिस्टेंट इंजीनियर का जो पेपर हुआ है, वहां से क्वेश्चन उठा के आपके सामने डाल दिया गया है। इतना बाइफरकेट करके आपको चीजें दी गई हैं। एक क्वेश्चन पेपर लिया गया है, हर शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर लिया गया है, और वहां से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को उठा के डिफरेंट सब्जेक्ट में डाला गया है, और सब्जेक्ट में भी उनको चैप्टर वाइज कैटेगराइज किया गया है, जस्ट सो दैट कि आपके लिए चीजें और ज्यादा इजी हो जाए। और अब तो आपको स्पून फीड करने के लिए हम उन सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपके सामने लाइव लेके आ गए हैं। तो आई थिंक इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ यू। और इसके बाद अगर एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है तो आई एम प्रिटी श्योर दिक्कत आप में है, क्योंकि हर एक कंटेंट अब आपके सामने है। बेस्ट पॉसिबल तरीके से इसको यूटिलाइज करिए एंड एज द एग्जाम। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए, आज फर्स्ट सेशन है इसलिए थोड़ा डिटेल में बात कर रही हूँ, कल से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग करूंगी। मैं आपके साथ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग डील करने वाली हूँ। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आज हम चैप्टर नंबर 1 दैट इज ऑपरेशन ऑफ एस्टिमेटिंग पढ़ेंगे। सो ऑन मैं आपके पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाली हूँ। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे के पूरे वॉल्यूम 1 की बुक में आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन जियोटेक के हैं, दैट इज 2939। उसके बाद आरसीसी के हैं 2125। बट अगर आप देखेंगे कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के कितने क्वेश्चन हैं, तो 628 टोटल क्वेश्चंस हैं, सारे असिस्टेंट इंजीनियर के पीवाईक्यूज मिला के, पूरे के पूरे कंट्री में हुए हर असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम का जो टोटल पीवाईक्यू है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से, वो 628 है। मैं 6 सेशंस लूंगी और मैं आपके ये 628 क्वेश्चंस निपटा दूंगी। आज के सेशन में हम फर्स्ट 100 क्वेश्चंस करेंगे एंड सो ऑन आगे के 5 सेशन में मैं ये 628 क्वेश्चंस पूरे कवर करूंगी। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये वीडियो आपके सामने रिकॉर्डेड आ रही है, तो मैं स्पीड में रहूंगी बट हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी। कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी मेसनरी वर्क का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, ये मैंने एक बार बता दिया तो बार बार इसका डिस्कशन करने का कोई लॉजिक नहीं है। आपको एक पूरी लिस्ट याद करनी है और वो आपको याद करनी पड़ेगी, है ना। उसका मैं कोई आपको इफ बट नहीं बता सकती। तो जिन चीजों में कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, जो कि वेल नोन चीजें हैं, जो कि फैक्ट्स हैं, जो आपको याद रखनी है, हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट डील हर एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आपका चैप्टर नंबर 1 ऑपरेशंस ऑफ एस्टिमेटिंग स्टार्ट करती हूं। और इसका चैप्टर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन को आराम से रीड करिए। क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ अर्थ वर्क इज मेजर्ड सेपरेटली? कौन सा आइटम ऑफ अर्थ वर्क है जिसको अलग से मेजर करते हैं? सेटिंग आउट ऑफ वर्क, साइट क्लियरेंस, स्टेप्स इन डीप एक्सकावेशन। ये जो आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन है, अगर इनको आप समझने की कोशिश करिए, ये आपके सारे के सारे पार्ट्स किसके हैं? एक्सकावेशन प्रोसेस के हैं। भाई, जब आप एक्सकावेशन करने के लिए जाते हैं तो क्या आंख बंद करके एक्सकावेशन शुरू कर देते हैं क्या? नहीं, आप एनालिसिस करते हैं पूरा का पूरा कि किस एरिया पे एक्सकावेशन करना है। इसके बाद आप ऊपर की लेयर को क्लीन अप करते हैं, और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं? धीरे धीरे डिग करना शुरू करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर प्रोसेस ऑफ एक्सकावेशन। तो जब आप मेजरमेंट करेंगे या जब आप पेमेंट करेंगे, तो क्या आप क्लीनिंग ऑफ टॉप सरफेस के लिए अलग से पेमेंट करेंगे? क्या आप एनालिसिस करने के लिए अलग से पेमेंट करेंगे? क्या जो आप धीरे धीरे एक्सकावेशन करना शुरू किए हैं डीप लेवल पे, उसका अलग पेमेंट करेंगे? नो,
ये तीनों ही चीजें क्या है, पार्ट ऑफ एक्सकावेशन है, तो इसका अलग से मेजरमेंट नहीं होगा। ये तीनों चीजें सिंगल पार्ट ऑफ एक्सकावेशन है, सो दे विल बी मेजर्ड टुगेदर एज वन। ओके, अब देखिए मैंने यहां लिख दिया है कि सेपरेटली कौन से वर्क को मेजर किया जाता है। अगर आप स्नो में कोई काम कर रहे हैं तो दैट विल बी मेजर्ड सेपरेटली। ओके, अगर आप टाइडल कंडीशंस में काम कर रहे हैं, टाइडल कंडीशंस बोले तो सी वेव्स आके हिट कर रही हैं, तो दैट इज मेजर्ड सेपरेटली। अगर आप अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, दैट विल बी मेजर्ड सेपरेटली। तो ये कुछ 3 ऐसे केसेस हैं जहां पे आप मेजरमेंट ऑफ वर्क सेपरेटली करेंगे। बट ये जो आपके ऑप्शन ए, बी एंड सी हैं, दीज आर पार्ट ऑफ एक्सकावेशन। ये तो एक्सकावेशन के ही स्टेप्स हैं, ये ऑल टुगेदर ही मेजर होते हैं। ओके, सो नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। In specifications of earthwork in foundation trenches, drains, etc., lift ordinary specified as। आपसे लिफ्ट की वैल्यू पूछा है, ऐसे ही आपसे लीड की वैल्यू पूछेगा। पता होना चाहिए लिफ्ट और लीड होता क्या है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने इस जगह पे कोई एक्सकावेशन किया, ठीक है, यहाँ पे आपने एक्सकावेशन कर दिया है, और एक्सकावेशन करने के बाद आपने इस पोजीशन पे आके उस पूरे के पूरे सॉइल को डंप कर दिया है। यहाँ पे आपने डंप कर दिया है पूरे सॉइल को। सो यू हैव डन द एक्सकावेशन हियर एंड यू हैव डंप्ड द सॉइल हियर। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस करने के लिए आपको वर्टिकल मूवमेंट कितना लेना पड़ा, दैट इज नोन एज लिफ्ट। तो आप देखो, आपको ये प्रोसेस करने के लिए ये वर्टिकल मूवमेंट लेना पड़ा, तो दैट इज नोन एज लिफ्ट। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितना लेना पड़ा, दैट इज नोन एज लीड। ठीक है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो आपकी डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, दैट इज लीड, एंड जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज लिफ्ट। इन जनरल हम लिफ्ट को 1.5 मीटर कंसिडर करते हैं और लीड को 30 मीटर कंसिडर करते हैं इन जनरल, अगर कुछ भी नहीं गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है तब तो बात ही खत्म, नहीं स्पेसिफाइड है तो ये वैल्यूज लेके चलनी होगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, लिफ्ट पूछा था, 1.5 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। इनिशियल लीड फॉर अर्थवर्क एक्सकावेशन इज, अभी बताया मैंने, लिफ्ट 1.5, लीड 30 मीटर्स। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि मैं बहुत स्पीड में नहीं चल रही होंगी, है ना। ये तो बेसिक क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। द एक्सकावेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ and 10 meter square in plan area with depth of excavation not exceeding 30 centimeter is termed as। यानी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सकावेशन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। आप एक्सकावेशन एक एरिया पे कर रहे होंगे, तो आप एक्सकावेशन जिस एरिया पे कर रहे हैं उसका डायमेंशन गिवन है। क्या गिवन है, आप जिस एरिया का एक्सकावेशन कर रहे हैं वो एरिया ऑफ एक्सकावेशन में विड्थ 1.5 मीटर से ज्यादा है। सो विड्थ इज एक्सीडिंग 1.5 मीटर। जिस एरिया का एक्सकावेशन कर रहे हैं उसका प्लान एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, बट आप जो एक्सकावेशन कर रहे हैं उसका डेप्थ नॉट मोर देन 30 सेंटीमीटर है, यानी आपका डेप्थ ऑफ एक्सकावेशन लेस देन 30 सेंटीमीटर है। हाँ, विड्थ इज मोर देन 1.5 मीटर, प्लान एरिया इज 10 मीटर स्क्वायर, बट द डेप्थ ऑफ एक्सकावेशन इज नॉट मोर देन 30 सेंटीमीटर। अगर ऐसा है मतलब आप सरफेस क्या कर रहे हैं, सरफेस पे, क्या ये कोई डीप एक्सकावेशन है क्या, आपका डेप्थ ऑफ एक्सकावेशन इज नॉट मोर देन 30 सेंटीमीटर। अगर डेप्थ ऑफ एक्सकावेशन इज नॉट मोर देन 30 सेंटीमीटर तो आप सरफेस ड्रेसिंग कर रहे हैं या सरफेस एक्सकावेशन कर रहे हैं, आंसर दीजिए। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। डेप्थ नॉट मोर देन 30 सेंटीमीटर, विड्थ मोर देन 1.5 मीटर, प्लान एरिया अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर स्क्वायर इज सरफेस एक्सकावेशन। ठीक है, आप यहाँ पे सरफेस एक्सकावेशन कर रहे हैं। अगर डेप्थ ऑफ एक्सकावेशन मोर देन 30 सेंटीमीटर हो जाए तो वह एक्सकावेशन बन जाएगा। लेस देन 30 सेंटीमीटर है सरफेस एक्सकावेशन, ऊपर के एरिया में सिर्फ एक्सकावेशन चल रहा है। ठीक है, चलिए, इन डिटेल एस्टिमेट द वॉल्यूम्स आर वर्कड आउट टू द नियरेस्ट ऑफ। जब हम डिटेल एस्टिमेट करते हैं तो जो लीनियर डायमेंशन का मेजरमेंट है वो आपको लेना होता है अप टू 0.001 मीटर। जैसे लेंथ का मेजरमेंट आप करेंगे 0.001 मीटर तक, विड्थ का मेजरमेंट 0.001 मीटर तक, डेप्थ का मेजरमेंट 0.001 मीटर तक, क्योंकि ये लीनियर मेजरमेंट्स हैं, है ना। जब आप एरिया का मेजरमेंट करेंगे तो आप करेंगे 0.001 मीटर स्क्वायर तक।
और जब आप वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं तो आप करते हैं 0.001 मीटर क्यूब तक, क्योंकि हमको बहुत ही एक्यूरेट आंसर चाहिए। तो जब आप वैल्यूज लिखेंगे तो अगर आपको डायमेंशन लिखना है किसी का, फॉर एग्जांपल लेंथ की वैल्यू लिखनी है कि इस वॉल की लेंथ कितनी है डिटेल्ड एस्टीमेट में, तो आपको बिल्कुल 14.937 मीटर ऐसे लिखना पड़ेगा। आपको इतना डिटेल चाहिए। आप अप्रोक्सीमेटली इसको 15 नहीं बोल सकते, आप अप्रोक्सीमेटली इसको 14 नहीं बोल सकते। दिस इज दी एक्यूरेसी दैट इज नीडेड इन केस ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट। हर एक चीज बारीकी से, किस लेवल तक, 0.001 मीटर तक, अगर लीनियर मेजरमेंट है। अभी आपसे वॉल्यूम का मेजरमेंट पूछा है, सो 0.001 मीटर क्यूब तक आपको मेजरमेंट करना है। दैट शुड बी द लेवल ऑफ एक्यूरेसी। फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने नेक्स्ट पेज में लिस्ट दे दी है आपको, आप चेक कर लीजिएगा। Which of the following statement is are correct about lead and lift in the estimation? Okay? कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। किसके बारे में बात हो रही है? जो आपको बताया मैंने, लीड और लिफ्ट के बारे में। The unit of lead is 50 meter for a distance up to 500 meter. Lift shall be measured from ground level. The unit of lead is 500 meter for a distance exceeding 500 meter up to 5 किलोमीटर। बहुत बढ़िया बात, ये देखिए। आई डोंट नो आपको कितना विजिबल है कितना नहीं, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ओके, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। अगर जो डिस्टेंस है, यानी कि कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये है आपका पॉइंट ऑफ एक्सकवेशन और ये है आपका पॉइंट ऑफ डंपिंग, ठीक है? तो ये डिस्टेंस की बात हो रही है, इस डिस्टेंस की बात हो रही है। दिस इज द डिस्टेंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर मैं इस डिस्टेंस के बारे में आपसे बात कर रही हूं और ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस 250 मीटर के बराबर है, अगर ये डिस्टेंस 250 मीटर के बराबर है, तो इस केस में आप लीड की जो वैल्यू लेते हैं वो हमेशा 50 मीटर लेते हैं, याद रखना। स्पेसिफाई अगर कर दिया तो इन जनरल लीड पूछेगा तो 30 मीटर, बट अगर लिख दिया कि डिस्टेंस इज 250 मीटर तो लीड की वैल्यू 50 मीटर। अगर डिस्टेंस आपका 250 से 500 मीटर के बीच में हो तो लीड की वैल्यू ले लीजिए 50 मीटर। अगर आपका डिस्टेंस 500 मीटर से 5 किलोमीटर के बीच में वेरी कर रहा हो, ठीक है, डिस्टेंस वेरी कर रहा है 5 मीटर से 5 किलोमीटर के बीच में, तो लीड की वैल्यू आप 500 मीटर ले लेंगे। और अगर आपके डिस्टेंस की वैल्यू, यानी कि पॉइंट ऑफ एक्सकवेशन से पॉइंट ऑफ डंपिंग के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू अगर 5 किलोमीटर के बराबर है, तो आप लीड की वैल्यू 1 किलोमीटर ले लेंगे। ओके, तो ये पूरी वैल्यू आपको याद रखनी है। जहां पे आपने एक्सकवेशन किया और जहां पे जाके डंपिंग की है या फिलिंग की है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के हिसाब से आप लीड की वैल्यू लेते हैं। इन जनरल बोले तो 30 मीटर, बट अगर डिस्टेंस दे दे तो फिर आपको लीड की वैल्यू यहां से लेके चलनी होगी। ओके, तो देखिए, द यूनिट ऑफ लीड इज 50 मीटर फॉर अ डिस्टेंस अप टू 500 मीटर। 500 मीटर तक के डिस्टेंस के लिए लीड को 50 मीटर लेना होता है। हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। लिफ्ट शुड बी मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड लेवल। लिफ्ट शुड बी मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड लेवल। बिल्कुल, देखिए ये था आपका ग्राउंड लेवल, इसके नीचे का एक्सकवेशन हुआ है। मैंने लिफ्ट का मेजरमेंट कहां से किया था? ग्राउंड लेवल से किया था। तो लिफ्ट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड लेवल। The unit of lead is 500 meter for a distance exceeding 500 up to 5 किलोमीटर। अगर आपके डिस्टेंस की वैल्यू 500 मीटर से 5 किलोमीटर तक है, लीड की वैल्यू 500 मीटर हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, विच मीन्स ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना? ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलती हूं अब। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Which of the following shall not be included in the standard template for construction estimate? जब आप एस्टीमेट निकालेंगे, यानी जब आप किसी प्रोजेक्ट का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे, तो इन चारों ऑप्शन में से किसको कंसिडर नहीं करेंगे? ठीक है, मटेरियल का कॉस्ट, आई थिंक मटेरियल का कॉस्ट तो सबसे जरूरी है। एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, ये तो आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा, तभी तो आप अंदाज से कॉस्ट बता पाएंगे इस कंस्ट्रक्शन का। तो ये तो सबसे जरूरी है। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट बोले तो आपका मैन पावर, मटीरियल, मशीन। इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट, जैसे कि जो साइट में आपका ऑफिस बनेगा उसका
एक्सपेंस, जो स्टाफ आप रखेंगे उसका एक्सपेंस, जो आपका ऑफिस बना है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा उसका एक्सपेंस, तो ये सब तो मुझे इंक्लूड करना ही पड़ता है, तभी तो मुझे एक फाइनल कॉस्ट मिलेगी मेरे कंस्ट्रक्शन की। लेबर कॉस्ट, भाई मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, मशीन का कॉस्ट, ये सब तो सबसे डायरेक्ट कॉस्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, तभी तो आप एनालिसिस करेंगे। बट वेस्टेज कॉस्ट के बारे में क्या आपको आइडिया होना चाहिए, क्या दिस विल बी इंक्लूडेड? नो। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट कि जब आप एस्टिमेट निकालते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का तो आप वेस्टेज कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, बाकी तीनों वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। For plastering, what is the deduction to be made where window is fixed flush to the wall surface for opening size 1 to 1.5 meter as per IS code 1200 mode of measurement? परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपसे सिर्फ पूछा है कितना डिडक्शन करेंगे, और हो क्या रहा है, प्लास्टरिंग वर्क हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लास्टरिंग वर्क हो रहा है। आप किसी वॉल में अगर प्लास्टरिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका वॉल है और इस वॉल में आप प्लास्टरिंग करने वाले हैं, और यहाँ पे आपका क्या बना हुआ है, विंडो बना है। तो आप देखो ये है आपकी विंडो के लिए ओपनिंग, विंडो के लिए यहाँ पे ओपनिंग होगी, ये पूरा का पूरा आपका वॉल है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप प्लास्टरिंग करेंगे तो क्या आप वॉल पे सिर्फ प्लास्टरिंग करेंगे या इस ओपनिंग पे भी करेंगे? भाई ये ओपनिंग खाली जगह हमने दी थी विंडो लगाने के लिए, तो ओपनिंग में तो प्लास्टरिंग नहीं होती ना, ये तो खाली जगह है, यहाँ पे तो विंडो फिट होगा बाद में। तो प्लास्टरिंग सिर्फ इस यहाँ 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 होगी, ओपनिंग में प्लास्टरिंग नहीं होती है। अगर आपका बहुत बड़ा ओपनिंग है तो प्लास्टरिंग करते वक्त आपको कुछ डिडक्शन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्या आप प्लास्टरिंग पूरे वॉल पे कर रहे हैं? हम ये मान के चलते हैं कि हम प्लास्टरिंग पूरे वॉल पे कर रहे हैं, अगर ये जो एरिया ऑफ ओपनिंग है वो काफी कम हो तो। बट अगर ये एरिया ऑफ ओपनिंग बहुत ज्यादा है तो क्या हम पूरे वॉल में प्लास्टरिंग कर रहे हैं ये मान के चलेंगे? नहीं, हम पहले तो पूरे एरिया में प्लास्टरिंग कर रहे हैं ये मानेंगे, और उसमें से इसका एरिया माइनस कर देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा मेरा एरिया ऑफ प्लास्टरिंग कितना होगा एक्चुअली, है कि नहीं? तो डिपेंड करता है कि आपका एरिया ऑफ ओपनिंग कितना है। अगर ये जो एरिया ऑफ ओपनिंग है, इफ एरिया ऑफ ओपनिंग इज लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर, अगर ये एरिया ऑफ ओपनिंग लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर है, कोई डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है, नो डिडक्शन इज नीडेड। फाइन। अगर ये एरिया ऑफ ओपनिंग लाई करती है 0.5, सॉरी, लाई करती है 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर तक, तो आपको वन फेस डिडक्शन करना है, यानी कि आप मानेंगे डिडक्शन सिर्फ एक फेस में, सामने की तरफ का जब एरिया ऑफ प्लास्टरिंग निकालेंगे तो बस माइनस कर लेंगे अपने एरिया ऑफ ओपनिंग को, पीछे की तरफ में उसको कंसिडर नहीं करेंगे। बट अगर यही एरिया ऑफ ओपनिंग मोर देन 3 मीटर स्क्वायर है तो आपको बोथ फेस में डिडक्शन करना पड़ेगा, यानी सामने से भी डिडक्शन लेंगे और जब पीछे के एरिया का निकालेंगे एरिया ऑफ प्लास्टरिंग तो वहां भी डिडक्शन लेंगे। तो ये एरिया ऑफ ओपनिंग पे डिपेंड करता है कि आप प्लास्टरिंग में कितना डिडक्शन ले रहे हैं। अगर एरिया ऑफ ओपनिंग आपकी लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर है, कोई डिडक्शन नहीं लेना है, पूरे वॉल में जितना पूरे वॉल का एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ प्लास्टरिंग, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग इतनी छोटी है। बट अगर ओपनिंग की साइज 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में है तो आपको वन फेस में डिडक्शन लेना होगा। एरिया ऑफ ओपनिंग अगर मोर देन 5 मीटर स्क्वायर है, सॉरी, एरिया ऑफ ओपनिंग अगर मोर देन 3 मीटर स्क्वायर है तो आपको दोनों फेसेस में डिडक्शन लेना होगा। ओके। अब आप ध्यान से देखिए कि आपको क्वेश्चन में एरिया ऑफ ओपनिंग क्या दिया है। आपको क्वेश्चन में एरिया ऑफ ओपनिंग 1 इंटू 1.5 मीटर दिया है, क्या होगा बताइए, सोचिए। अगर आपको डायमेंशन ऑफ ओपनिंग दिया है तो एरिया निकाल लेंगे क्या, एरिया निकाल लेंगे क्या बताइए?
जल्दी गिव मी द आंसर। अगर आप देखेंगे कि आपको एरिया ऑफ ओपनिंग कितना मिल रहा है भाई, 1 × 1.5, विच मीन्स एरिया ऑफ ओपनिंग कितना है, 1.5 मीटर स्क्वायर है। क्या 1.5 मीटर 0.5 से कम होता है? 0.5 से कम रहती है अगर एरिया ऑफ ओपनिंग तो कोई डिडक्शन नहीं करते। 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा होती तो दोनों फेस में डिडक्शन करते, बट ये 1.5 तो लाई करता है 0.5 से 3 के बीच में, यानी कि 1 फेस में डिडक्शन होगा। यही बात बताई ना मैंने आपको। ये देखिए, एरिया ऑफ ओपनिंग 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में लाई अगर करेगा तो 1 फेस डिडक्शन करेंगे, और वही चीज हो रही है। सो डिडक्शन इज मेड ओनली ऑन द 1 फेस ऑफ द वॉल। आगे चलिए। Which of the following statement is are true for budget provision in estimation and costing? बजट का जब आप प्रोविजन लेते हैं एस्टिमेशन और कॉस्टिंग निकालने के लिए, यानी कि अप्रोक्स कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकालने के लिए, तो आप इनमें से किन किन चीजों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है, कौन सा फॉल्स है, ये बताइएगा मुझे। स्टेटमेंट नंबर 1, एस्टिमेट डिसाइड्स वेदर द प्रपोज्ड प्लान मैचेस द फंड अवेलेबल और नॉट। जब हम एस्टिमेट निकालते हैं किसी भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, और आई शुड से किसी भी कंस्ट्रक्शन का जो कि मुझे करवाना है, उसका जब मैं एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट या एस्टिमेट निकालती हूं, तो मुझे पता लग जाता है कि जो फंड मेरे पास अवेलेबल है वो सफिशिएंट है या नहीं उस काम को करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। मुझे अगर एक बिल्डिंग बनवानी है, और मुझे जो बिल्डिंग बनवानी है वो बिल्डिंग का जब मैंने आपको आइडिया बताया, स्पेसिफिकेशन बताया कि मुझे कैसी बिल्डिंग चाहिए, आपने बोला कि 1 करोड़ लगेंगे, बट मेरे पास तो सिर्फ 50 लैक्स है, यानी कि जो मेरे पास फंड अवेलेबल है वो मेरे जो एस्टिमेट आ रहा है प्रोजेक्ट का उसको सेटिस्फाई करने के काबिल नहीं है, है ना। तो स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। आपको जो एस्टिमेट मिलती है उससे आपको पता चल जाता है कि जो आपके पास फंड है वो सफिशिएंट है कि नहीं। सही बात। स्टेटमेंट नंबर 2 है, एस्टिमेट गिव्स एन आइडिया ऑफ द कॉस्ट ऑफ वर्क, hence its feasibility can be determined, that is whether the project could be taken up with the available fund or budget or not। बहुत अच्छी बात है। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब हमको एस्टिमेट मिल जाता है किसी भी कंस्ट्रक्शन का, तो हमको ये समझने में आसानी हो जाती है कि ये फीजिबल है कि नहीं। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे एक बिल्डिंग बनानी थी, आपने बोला कि आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये पूरी बिल्डिंग 1 करोड़ में बनेगी। अगर बिल्डिंग 1 करोड़ में बनेगी तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि क्या ये सच में फीजिबल है। क्या मैं जो बिल्डिंग बना रही हूँ, 1 करोड़ रुपए लगने वाले हैं इसमें, मेरे पास तो 50 लाख ही हैं, और क्या ये इतनी जरूरी है, क्या ये फीजिबल होगी, क्या ये वो पूरा का पूरा जो मेरा पर्पस है वो सॉल्व कर पाएगी, क्या मुझे 1 करोड़ लगाने चाहिए। तो हर इफ एंड बट का एनालिसिस करना, इसकी फिजिबिलिटी यानी कि क्या ये उस लायक है कि नहीं, क्या ये मेरा जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई कर पाएगी कि नहीं, सबका एनालिसिस हम कर लेते हैं अगर हमको एस्टिमेट मिल जाता है तो। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, which means statement both statement 1 and 2 are correct, option number C। Okay, which of the following shall not be included in the standard template for abstract of cost। बढ़िया। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट निकालना है तो आप इसमें से किसको कंसिडर नहीं करते हो। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट को अभी समझने के लिए इतना जान जाइए कि आप एक पूरी लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जितना भी मटेरियल लग रहा है उसका फाइनल कॉस्ट कितना आ रहा है आपके कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो क्या कॉस्ट है बिल्कुल इंक्लूड करना पड़ेगा भाई, कितने पैसे लगने वाले हैं, कितनी क्वांटिटी में आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, 10 बोरी सीमेंट लग रहा है या 1000 बोरी सीमेंट लग रहा है, उनका आई मीन टू से यूनिट तो यहाँ पे होगा, 10 बोरी सीमेंट लग रहा है या 1000 बोरी सीमेंट लग रहा है। क्वांटिटी बोले तो कि आप कितना अग्रीगेट मंगवा रहे हो, कितना सीमेंट मंगवा रहे हो, कितने ब्रिक्स मंगवा रहे हो, तो आपको इन सब के बारे में बात करनी होगी जब आप एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट निकालेंगे। बट क्या आपको सप्लायर को लिखना पड़ेगा क्या कि मैं किससे आरसीसी आई शुड से किससे रेनफोर्समेंट सप्लाई कर रही हूँ, क्या मुझे ये लिखना पड़ेगा क्या कि मैं सीमेंट के बैग्स कहाँ से मंगवा रही हूँ, क्या मुझे लिखना पड़ेगा कि मेरा जो रेड ब्रिक है वो कौन सप्लाई कर रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना। सप्लाई कोई भी करे, मैं कितना मंगा रही हूँ, कितने यूनिट में, कितने क्वांटिटी में, और उसका कॉस्ट क्या है,
ये सब मुझे चाहिए होता है एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालने के लिए, है ना। मुझे इससे क्या मतलब कि मैं किस इंडस्ट्री से बना रही हूँ, किस फैक्ट्री से मंगवा रही हूँ, किस सप्लायर से मंगवा रही हूँ। तो सप्लायर का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कम अंडर द सब हेडिंग ऑफ अर्थ वर्क इन एस्टीमेट। इनमें से कौन सा अर्थ वर्क का पार्ट नहीं है? ठीक है, कौन सा अर्थ वर्क के सब हेडिंग में नहीं आएगा? अर्थ वर्क में क्या होता है? एक्सकावेशन, कटिंग, फिलिंग, ये सब चीजें अर्थ वर्क का पार्ट है। बताइए मुझे। पडलिंग वर्क, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, सैंड फिलिंग, जंगल क्लियरेंस। अगर आप ठीक से देखें तो सबसे पहले आप जाते हैं, साइट का एनालिसिस करते हैं, फिर उसको पूरा का पूरा क्लियर आउट करते हैं, फिर धीरे धीरे डिग करना शुरू करते हैं। फिर क्या करेंगे, जो भी आपका पूरा मिट्टी है, पडलिंग, उन सबको हटाएंगे और पूरा डीप में एक्सकावेशन करेंगे। तो ये सब तो आपका पार्ट ऑफ एक्सकावेशन है। लेकिन आपने यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट का फाउंडेशन बनाना शुरू कर दिया। क्या ये आपका पार्ट ऑफ अर्थवर्क होता है क्या? अर्थवर्क में होता है एक्सकावेशन, अर्थवर्क में होता है फिलिंग, अर्थवर्क में होता है कटिंग ऑफ ट्रेंचेस। बट क्या अर्थवर्क में आप कंसिडर करेंगे सीमेंट कंक्रीट का फाउंडेशन वर्क? नहीं। तो ये ए, सी और डी पार्ट ऑफ एक्सकावेशन दिख रहे हैं, बट जो बी है दैट इज आउट ऑफ एक्सकावेशन। ठीक है, सो बी बिल्कुल आप कंसिडर नहीं करेंगे एज अ सब हेडिंग इन दी एस्टिमेशन वर्क, सॉरी इन दी अर्थ वर्क। थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूजुअली डन अबाउट, ये याद रखने वाली बात है, जो मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग है वो हमको 12 mm लेके चलनी होती है ना। तो जो मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग कोई आपसे पूछे 12 mm डायरेक्ट याद रखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन। डायरेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? मैन पावर, डायरेक्ट में लेबर, डायरेक्ट में मशीन्स, डायरेक्ट में मटीरियल। रेंट फॉर मशीनरी बिल्कुल डायरेक्ट है। भाई मशीन को आपने रेंट आउट किया है, जेसीबी बुलवाया है, रोड रोलर्स बुलवाए हैं, शी फूड रोलर्स बुलवाए हैं, उसमें कितने पैसे लगेंगे? ये तो एकदम आपका डायरेक्ट कॉस्ट है। लेबर वेज, साथ में लेबर आया है, एक्सकावेशन हो रहा है, वो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, भाई आपने एक्सकावेशन तो कर दिया, अब आप फाउंडेशन वर्क शुरू कर रहे हैं, जितना मटेरियल लगेगा डायरेक्ट कॉस्ट है। बट अगर आप देखेंगे साइट ऑफिस एक्सपेंस, साइट ऑफिस एक्सपेंस आपके ओवरहेड चार्ज में आता है। ओवरहेड चार्ज यानी कि आपने अपने साइट पे जो ऑफिस बना के रखा हुआ है स्टाफ के साथ, जो कि पूरे के पूरे काम को एनालाइज कर रहे हैं, साथ में गाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं काम सही से हो रहा है कि नहीं, तो उस ऑफिस में लगने वाला एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर फिटिंग का, जो आप स्टाफ रखे हैं उनकी सैलरीज, ये सब डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, ये सब आपके ओवरहेड चार्जेस हैं, है ना। डायरेक्ट कॉस्ट में आपका क्या आता है? मैन पावर आता है, मशीन आता है, मटीरियल आता है, जो कि आप यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन में। Changes in the cost of price or specific goods or services in a given economy over a period of time is known as what? फिर से रीड करिएगा ध्यान से अगर आपको कोई भी डाउट होगा इसमें तो। Change in the cost of price or specific good or services in a given economy over the period of time. समय समय के साथ आप देखेंगे कि अलग अलग गुड्स की, अलग अलग असेट की वैल्यू चेंज होती जा रही है ना। हम जिसको कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। समय के साथ जो चीजें, जो एक ब्रेड का पैकेट आपको कभी 5 रुपए का मिलता था, आज वो आपको 15 रुपए का मिल रहा है। तो वैसे ही कोई एसेट भी है, उसकी भी वैल्यू पहले से आज बढ़ रही है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो इसको कॉस्ट एस्कालेशन कहते हैं। समय के साथ प्राइस का बढ़ जाना, तो दैट इज कॉस्ट को एस्केलेट हो जाना, एस्कालेशन। वर्कर्स प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज, जो लेबर काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, कि वो कितना काम कर रहे हैं, ये कैसे डिफाइन होता है? कैसे पता चलता है कि एक वर्कर ने अपना फुल पोटेंशियल पे काम किया? आज अगर 3 घंटे काम किए तो 3 घंटे में कितना काम उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना। तो एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी का एनालिसिस कैसे होता है, ये बताइए। जैसे मान के चलिए मैं एनालिसिस करूंगी कि आप एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ये आपका एक एस्पायरेंट को जज करने का या उसकी प्रोडक्टिविटी को पता करने का मेरा तरीका है। तो वैसे ही वर्कर की, लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसे पता चलती है? ऑप्शन रीड करिए। टोटल वर्क डन पर वीक, क्वांटिटी ऑफ वर्क डन पर मैन आवर,
क्वांटिटी ऑफ वर्क डन पर मंथ, नन ऑफ द अबव, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क डन हो रहा है पर मैन आवर, यानी कि एक आदमी एक घंटे में कितना काम कर रहा है, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन होती है। ठीक है, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन होती है। आगे चलिए। The horizontal distance up to which a contractor will haul the material excavated and is included in the rate of excavation is known as। आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में एक्सकावेशन करके आपने जो पूरा फिलर मटेरियल है उसको कहीं पे रोक रखा है, तो कितने डिस्टेंस तक आप मूव करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओरिजिन से लेके डंपिंग तक, उसको मैंने क्या बोला था, पता तो है ना? वही चीज तो पूछ रहा है कि दैट इज डिनोटेड बाय, ओ आई एम सो सॉरी, दैट इज डिनोटेड बाय, एक्स्ट्रा नहीं, दैट इज डिनोटेड बाय स्टैंडर्ड लीड। ओके, दैट इज डिनोटेड बाय स्टैंडर्ड लीड। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17। The general layout of the site drawn as a line diagram to a small scale with the surrounding plots of land and adjoining roads is called as। किसी भी साइट का स्केल कम करके, ऑफ कोर्स भाई आपका जो साइट का पूरा एरिया है, क्या आप उसको पूरा का पूरा आपके चार्ट पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं? तो जो आपका पूरा का पूरा एरिया है उसका आप क्या करेंगे, स्केल कम करके अपने चार्ट पेपर में ड्रॉ कर रहे हैं और ड्रॉ करके मुझे दिखा रहे हैं। ठीक है, और आपने उसके आसपास और भी क्या चीजें ड्रॉ की हुई हैं, आपने उसके आसपास सराउंडिंग पास में जो प्लॉट्स हैं उनका आइडिया दिया है, और आसपास में जो एडजॉइनिंग रोड्स हैं उनका आइडिया दिया हुआ है मुझे उस पूरे के पूरे प्लान में। तो उसको क्या बोलेंगे? आपने मुझे एक प्लान व्यू दिखाया है, प्लान बना के साइट का, और ओरिजिनल साइट का स्केल को कम करके आपने ड्रॉ किया है, आसपास में जुड़े हुए सारे के सारे रोड्स को आपने उसमें दिखाया है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज साइट प्लान और लोकेशन प्लान। ठीक है, दैट इज नोन एज साइट प्लान और लोकेशन प्लान। कई लोगों को दिक्कत होती है इंडेक्स प्लान और साइट प्लान के बीच में। इंडेक्स प्लान क्या होता है? मान के चलो अगर आपको कोई बिल्डिंग नहीं, आपको कोई रो हाउस खरीदना है, कोई फ्लैट खरीदना है किसी सोसाइटी में, तो जब आप सोसाइटी में जाते हैं और आपको वहां का जो भी मैनेजर होगा, जो भी सेल्स पर्सन होगा, वो आपको दिखाएगा एक पूरा का पूरा इंडेक्स प्लान, जिसमें आपको आपके कॉलोनी का पूरा प्लान दिख रहा होगा। ओके, दैट इज नोन एज द इंडेक्स प्लान। बट अभी आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है दैट इज द लोकेशन प्लान, ऑल्सो नोन एज द साइट प्लान। Question number 18. If the materials are to be carried from distant place more than dash, then the cost of transport is also added. अगर मटेरियल को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे भेजना है और इनके बीच में अगर डिस्टेंस बहुत कम है, तो ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है फाइनल बजटिंग में। ओके, बट अगर आपको मटेरियल को पॉइंट 1 से उठा के पॉइंट 2 में डंप करना है और इनके बीच में डिस्टेंस मोर देन 8 किलोमीटर हो जाता है, तो आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, 8 किलोमीटर से ज्यादा अगर आपका डिस्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग है तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल बी इंक्लूडेड, तो डायरेक्ट वैल्यू है, याद रखिएगा। The process of calculating the exact quantities of various item of work is known as what? Various item of work, कौन कौन सा काम आपको करना पड़ेगा आपके पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, कितना अर्थ वर्क लगेगा, कितना फाउंडेशन, कैसे फाउंडेशन बनेगा, कैसे प्लिंथ लेवल पे आपका कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, कितना प्लास्टरिंग होगा, कितनी व्हाइट वॉशिंग होगी, इन सब का जो पूरा एनालिसिस होता है एक पूरे के पूरे बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 19। यही तो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टडी। यही चैप्टर 1 है हमारा, यही पूरा चैप्टर है, और आई शुड से पूरा सब्जेक्ट यही है। एक पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन को होने में कितना कॉस्ट लगेगा इसका पहले से अंदाज लगा लेना, इसी को एस्टिमेशन बोलते हैं। तो अगर आपको अंदाज लगाना है तो आपको उस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, और हर पार्ट में कितना काम होगा और उस काम में कितने अप्रॉक्स पैसे लगेंगे ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, और फिर सबको ऐड करके एक फाइनल अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट देना पड़ेगा। दैट इज एस्टिमेट। एस्टिमेटिंग का प्रोसेस है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए।
द प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच आइटम इज नोन एज व्हाट। क्या कर रहे हैं आप? वो प्रोसेस जिसमें आप हर यूनिट, हर आइटम का कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? हर आइटम का कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हैं, इसको वर्क बोलते हैं क्या? इसको शीट बोलते हैं क्या? शीट में तो डेटा फिल होता है। तो हर यूनिट ऑफ वर्क का कॉस्ट डिटरमाइन करने को हम डेटा बोलते हैं और इस डेटा को हम शीट में फिल करते हैं। ओके, हम क्या काम कर रहे हैं? हम एनालिसिस का काम कर रहे हैं, पर जो प्रोसेस हो रहा है उसको डेटा बोलेंगे ना। जो आप डिटरमाइन कर रहे हैं वो क्या है? डेटा ऑफ द प्रोजेक्ट है, और उस डेटा के बेसिस पे मैं एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट यानी कि एस्टिमेशन डिटरमाइन करती हूँ। रीड द फॉलोइंग अबाउट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। बहुत ध्यान से इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिएगा। Construction cost refers to the total expenditure associated with building or constructing a structure or infrastructure project. ठीक है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का मतलब है टोटल कॉस्ट जो कि पूरी बिल्डिंग को बनाने में लगा होगा, उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है ना? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का यही तो मतलब है ना कि कितने पैसे लगे आपको बिल्डिंग को पूरी तरीके से 0 से 100 तक बनाने में। स्टेटमेंट करेक्ट है। Construction cost can be classified into direct cost, which are directly attributed to the physical construction, indirect cost, which are associated with project management and administration and other related activity. बिल्कुल सही बात है। टोटल जितने पैसे लगे हैं आपकी बिल्डिंग को बनाने में, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट में। बिल्कुल। डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सा होगा भाई? लेबर, मटीरियल, मशीन। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन से होंगे? इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑफिस साइट एक्सपेंस, और साइट में जो ऑफिस बना है उसमें जो आपने स्टाफ रखा है उनके पैसे, जो पेटी आइटम्स है छोटे मोटे, जो कॉन्टीजेंसीज हो रही हैं वो सब, ये सब आपकी इनडायरेक्ट है। अनसीन इंसिडेंट यानी कि जो आपको लगा नहीं था कि घटना हो जाएगी बट हो गई, उसमें जो पैसे लग गए आपके वो सब, इसको टोटल जब हम मिला लेते हैं तो हमको मिलता है टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो बिल्कुल स्टेटमेंट नंबर 2 भी आपका एकदम करेक्ट है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है इन दोनों में से विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कोई भी नहीं है, नीदर ए नॉर बी। ओके, नीदर ए नॉर बी। Dash is a method that adjusts historical cost data to account for inflation or changes in the market condition। ये बड़ा डाइसी क्वेश्चन है, काफी सारे लोगों को इसमें दिक्कत होती है, काफी सारे लोगों को इसमें दिक्कत होती है। मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ, इसको कॉस्ट इंडेक्सिंग बोलेंगे। कॉस्ट इंडेक्सिंग का सिंपल मतलब है, इसको गवर्नमेंट भी एक्चुअली यूज करती है इस पूरे मेथड को टैक्स कलेक्ट करने के लिए। इसमें क्या होता है, कॉस्ट इंडेक्सिंग में हम इन्फ्लेशन के साथ साथ एक असेट की करंट वैल्यू को पता करते रहते हैं। क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लोग बोलते हैं कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, लोग बोलते हैं आप प्रॉपर्टी खरीदो। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विथ द डेवलपमेंट आपका जो प्रॉपर्टी का कॉस्ट है वो बढ़ता चला जाएगा, है ना? प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो बढ़ती चली जाएगी। आज अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 एकड़ ऑफ लैंड 50 लाख में लिया है, तो 10 साल बाद अगर अच्छा डेवलपमेंट होता है उस एरिया में, जो कि आपने एनालिसिस कर लिया होगा, तो वो जो पूरा का पूरा आपका 1 एकड़ ऑफ लैंड है जो कि आपने 50 लाख में लिया था, वो हो सकता है 70 लाख का हो जाएगा, 80 लाख का हो जाएगा, है ना? हो सकता है क्या, हो ही जाता है। इसीलिए तो रियल स्टेट का जो पूरा बिजनेस है या जो प्रॉपर्टी लेने का लोग इतना एम्फसाइज करते हैं कि ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना? तो वही चीज मैं आपसे कह रही हूं कि कॉस्ट इंडेक्सिंग में क्या होता है कि किसी भी असेट का जो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको सही तरीके से पता करना, एनालिसिस करना कॉस्ट इंडेक्सिंग होता है। गवर्नमेंट इसको यूज करती है क्योंकि जितना ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी का असेट का वैल्यू बढ़ता जाएगा, उस पर लगने वाला टैक्स भी बढ़ता जाएगा। कौन कौन सा टैक्स? वेल्थ टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, है ना? तो ये सारे टैक्सेस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी अगर आपके असेट की वैल्यू बढ़ रही है। आपने देखा होगा जितना बड़ा आपका घर होगा उतना ज्यादा म्युनिसिपल टैक्स आपसे लिया जाता होगा, छोटे घरों से कम टैक्स लिया जाता है। तो आपकी अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब कि टैक्सेस भी बढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बढ़ी कैसे पता चलेगा? कॉस्ट इंडेक्सिंग से पता चलेगा। ओके, तो ये होता है कॉस्ट इंडेक्सिंग। अब आपको ये डाउट हो सकता है कि पैरामेट्रिक क्या होता है ना? पैरामेट्रिक एस्टिमेशन भी दिया हुआ है। पैरामेट्रिक एस्टिमेशन एक डाटा बेस्ड एस्टिमेशन है। ये
डेटा बेस्ड एस्टिमेशन, इसमें क्या होता है, प्रीवियसली अगर आपके पास किसी भी असेट का कोई कॉस्ट पता है अगर आपको, तो उसका एनालिसिस करके हम अगर किसी सिमिलर प्रोजेक्ट का भी कॉस्ट पता करें या वैल्यू डिटरमाइन करें, तो दैट इज पैरामेट्रिक एस्टिमेशन। यानी प्रीवियसली नोन असेट की कॉस्ट को एनालिसिस करने के बाद अगर हम किसी नए बिल्डिंग के या नए असेट का कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हैं, दैट इज पैरामेट्रिक एस्टिमेशन। और कोई डाउट? क्वांटिटी टेक ऑफ भी कई लोगों के में मन में डाउट होगा। क्वांटिटी टेक ऑफ एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना है, आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन अगर आपको करना है तो आपके पास होना चाहिए पूरा प्लान, आपके पास होना चाहिए उसका पूरा ड्राइंग, है ना। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है और आपके पास होना चाहिए उसका पूरा ड्राइंग, तो ये सॉफ्टवेयर उस ड्राइंग को एनालिसिस करता है और एनालिसिस करने के बाद आपको एक आइडिया दे देता है कि आपको यहाँ पे कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगने वाला है। तो एक पूरे के पूरे असेट को बनाने के लिए जो उसका ड्राइंग है, उस ड्राइंग की एनालिसिस करके कितना मटेरियल लगेगा उस पूरे के पूरे असेट को बनाने में, पूरी बिल्डिंग को बनाने में, इसका एनालिसिस करके आपको क्वांटिटी टेक ऑफ देता है। तो आई होप कि नाउ यू हैव एवरीथिंग वेरी वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। पैरामेट्रिक एस्टिमेशन डेटा बेस्ड ऑब्जर्वेशन है, प्रीवियस किसी असेट या बिल्डिंग की वैल्यू को देख के आज करंट आपके असेट या आपके बिल्डिंग की वैल्यू को डिटरमाइन करना। कॉस्ट इंडेक्सिंग क्या है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन की वजह से जो वैल्यू चेंज हो रही है आपकी बिल्डिंग की, उसको एनालिसिस करना कि पहले कितनी थी और अब कितनी हो जाएगी, और अब हो जाएगी तो अब इस पे कितना टैक्स लगना चाहिए, ये होता है कॉस्ट इंडेक्सिंग। क्वांटिटी टेक ऑफ एक पूरा सॉफ्टवेयर है जो कि ड्राइंग को एनालिसिस करके बता देता है कितना मटेरियल की जरूरत पड़ेगी इस बिल्डिंग को बनाने में। और ये जो यूनिट कॉस्ट एस्टिमेशन है, ये टाइप ऑफ अप्रोक्सीमेट मेथड एस्टिमेशन है जो कि आपने देख रखा होगा। फाइन, तो यहाँ पे सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे आइए, इन डैश द मटेरियल नीडेड फॉर अ जॉब आर मेजर्ड एंड काउंटेड बेस्ड ऑन प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन। देखिए, सॉफ्टवेयर जो कि आपके ड्राइंग और प्लान को देख के बता देता है कितना मटेरियल और कितने लेबर की जरूरत है। देखा था हमने, क्या था वो, इसी को तो बोलते थे क्वांटिटी टेक ऑफ, यानी ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा ये। Which are some of the factors to be considered while designing the site layout? एक साइट का लेआउट डिजाइन करने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान देने की जरूरत है? कंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस, कि पहले क्या कंस्ट्रक्ट होगा, बाद में क्या होगा, पहले एक्सकावेशन होगा फिर फाउंडेशन बनेगा, बिल्कुल जरूरत है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स टू बी स्टोर्ड, कितने मटेरियल की जरूरत है इस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन को करने के लिए। पार्किंग ऑफ वर्कर्स, भाई आपके जो वर्कर हैं वो किस किस जगहों पे स्टे करेंगे और क्या उनका पार्किंग होने वाला है। सैनिटरी फैसिलिटीज, सैनिटरी फैसिलिटीज बोले तो भाई आपको इतना समझ में आना चाहिए ना कि सैनिटेशन पर्पस के लिए, सैनिटेशन पर्पस तो ये मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है और उसके लिए क्या आपके डायमेंशंस होने चाहिए। सॉइल की कंडीशन बिल्कुल पता होना चाहिए, सॉइल की कंडीशंस पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दी कंस्ट्रक्शन। आपको पता है कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल है तो आप डिफरेंट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, विच मीन्स ऑल ऑफ द अबव आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग दी साइट लेआउट। साइट लेआउट निकालने के लिए इन सब की जरूरत पड़ेगी। No deduction is made in the estimation of masonry for a opening of area smaller than dash। पहली बात मेरी बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे आपसे डिडक्शन की बात हो रही है बट प्लास्टरिंग वर्क में नहीं हो रही है, यहाँ पे डिडक्शन की बात मेसनरी वर्क में हो रही है। प्लास्टरिंग पूछता और बोलता कब जीरो डिडक्शन होगा, तो बोलिएगा कि अगर एरिया ऑफ ओपनिंग लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर है तो जीरो डिडक्शन होगा। बट यहाँ पे मेसनरी में डिडक्शन पूछ रहा है, तो मेसनरी में डिडक्शन तब होता है जब आपका एरिया इज लेस देन 0.5 या 0.1, सोच के देखिए, 0.5 या 0.1। मेसनरी वर्क में अगर आपका एरिया लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर है तो आपको कोई डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं है। आगे चलिए, while computing masonry work no deductions are generally made for opening each up to 0.1 meter square, end of beam up to 0.05 meter square, bed planes and wall plates up to 10 centimeter।
अच्छे से रीड करिए। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हुई है। अगर प्लास्टरिंग वर्क में पूछता नो डिडक्शन, प्लास्टरिंग वर्क में नो डिडक्शन पूछता, ये है आपका इन केस ऑफ एरिया ऑफ ओपनिंग लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर। ये मेसनरी वर्क में पूछ रहा है, मेसनरी वर्क में नो डिडक्शन इफ एरिया ऑफ ओपनिंग इज लेस देन 0.1 मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन में मेसनरी है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। While computing masonry work, no deductions are generally made. Masonry work में कोई डिडक्शन नहीं होता है अगर एरिया ऑफ ओपनिंग लेस देन 0.1 मीटर स्क्वायर है। करेक्ट स्टेटमेंट। एंड ऑफ द बीम अप टू 0.05 मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा स्टेटमेंट करेक्ट है। बेड प्लेट्स एंड वॉल प्लेट्स अप टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेन नहीं है प्लेट्स है, करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी ऑल ऑफ द अबव। अगर ये कंडीशंस आपके क्वेश्चन में गिवन है तो अभी आप कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे इन केस ऑफ मेसनरी वर्क। In measurement of plastering activity, no deduction is made for the small opening up to dash, and at the same time, no additions are made for jamb, soffit, and of the sills of this opening. Plastering work में no deduction पूछा है, प्लास्टरिंग वर्क में नो डिडक्शन पूछा है, यानी कि कब तक? If the area of opening is up to 0.5 meter square, no deduction. Up to 0.5 मीटर स्क्वायर तब तक नो डिडक्शन। 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर वन फेज डिडक्शन, मोर देन 3 मीटर स्क्वायर बोथ फेज डिडक्शन। द स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर प्लास्टरिंग ओपनिंग एक्सीडिंग 3 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ओपनिंग अगर मोर देन 3 मीटर स्क्वायर है तो बोथ फेज डिडक्शन, यानी कि फुल डिडक्शन, ऑप्शन नंबर बी। जनरली एट व्हाट रेट शुड स्लिप फॉर्म बी लिफ्टेड, सबसे पहले पता होना चाहिए स्लिप फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये एक कंस्ट्रक्शन मेथड है जहां पे जो फोम वर्क आपने लगाया है उसको हम वर्टिकली लिफ्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ कंस्ट्रक्शन मेथड जहां पे फोम वर्क को हम जनरली वर्टिकली लिफ्ट करते हैं। आपसे पूछा है किस रेट पे आपका स्लिप फॉर्म लिफ्ट होना चाहिए, तो रेट समझना बहुत सिंपल है, याद रखने वाली बात है, दैट इज 20 to 30 सेंटीमीटर पर आवर। ये आपका रेट ऑफ लिफ्ट ऑफ फोम वर्क होना चाहिए स्लिप फोम में। ये वैल्यू बिल्कुल याद रखिएगा बिकॉज डायरेक्टली कैन बी आस्क्ड टू यू इन द एग्जाम्स। आगे चलिए। द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इज, कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले जो आपका फर्स्ट स्टेज होने वाला है वो क्या होगा? ऑप्शंस रीड करिए, इसमें आपको मेरे हेल्प की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। रीड द ऑप्शंस, यू डोंट नीड माय हेल्प। प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट, सर्वे ऑफ द साइट, इनिशिएशन ऑफ प्रपोजल, प्रिपरेशन ऑफ टेंडर। सबसे पहले प्रपोजल होना चाहिए। प्रपोजल आपने देखा होगा कई बार जो आपका बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के डिस्कशन कर रही होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो डिफरेंट अपोजिशन के जो मिनिस्टर्स हैं वो मिस्टर नितिन गडकरी को बोल रहे होते हैं कि अरे हमको भी रोड की जरूरत है, हम आपसे अलग से बात करना चाहते हैं, हमारे स्टेट के बारे में देखिए, हमारी कंस्टिट्यूएंसी को देखिए, ठीक है, हमको यहाँ पे रोड डेवलपमेंट चाहिए, हमको ये कनेक्टिविटी करवानी है ना, यहाँ पे हमको 4 लेन चाहिए। ये सब वो डिस्कस किससे करते हैं मिस्टर नितिन गडकरी से करते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका इनिशिएशन ऑफ प्रपोजल। उसके बाद वो अप्रूव करेंगे और उसके बाद फिर क्या है, ये पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको प्रपोजल इनिशिएट करना पड़ेगा ना कि ये काम करवाना है। इसके बाद आपकी चीजें आएंगी क्या? इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप करेंगे सर्वे ऑफ द साइट, या साइट जाएंगे सर्वे करने के लिए, बेस्ट पॉसिबल एरिया सेलेक्ट करेंगे, बेस्ट पॉसिबल साइट सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि अगर हाईवे आपको प्लान करना है तो हाईवे का जो मैं क्या बोलूं प्लान होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, जो अलाइनमेंट होना चाहिए कैसे होना चाहिए, या बीच में कोई ऐसे आपकी मंदिर तो नहीं आ रहा, कोई मस्जिद तो नहीं आ रहा, कोई वाटर बॉडी तो नहीं आ रही है, किसी का बड़ा बिल्डिंग घर तो नहीं आ रहा, इसके लिए अल्टरनेट क्या हो सकता है, हम रोड को किस तरीके से घुमा के ले जा सकते हैं, अलाइनमेंट क्या सेट करेंगे, और अगर बीच में किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी आ रही है तो उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को किस तरीके से एक्विजिशन करना है, उसका कितना उसका मुआवजा देना है सामने वाले को, ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं।
फिर हम क्या करते हैं, एक हम एस्टिमेट निकालते हैं कि इस पूरे के पूरे 4 लेन को बनाने में कितने पैसे लगेंगे। और जब आपने एस्टिमेट बना लिया, यानी कि सीपीडब्ल्यूडी के पास जब एस्टिमेट रेडी है, फिर वो टेंडर प्रपोज करते हैं कि आई एल&टी, आई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज आए, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, और बिड करें। और जिसका सबसे ज्यादा, क्या बोलूं, मिनिमम बिड होगा, उसको वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो सबसे पहले तो प्रपोजल इनिशिएट होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सबसे पहले प्रपोजल इनिशिएट होना चाहिए। अब सारे स्टेटमेंट्स को रीड करना शुरू करिए। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पिक करना है। नो डिडक्शन इज मेड फॉर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसके केस के लिए हम कोई भी डिडक्शन नहीं करते, बिकॉज दैट इज अ वेरी लेस एरिया, तो कोई डिडक्शन नहीं। नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर, जी हाँ, मेसनरी वर्क में कोई भी डिडक्शन नहीं होता है अगर एरिया ऑफ ओपनिंग 0.1 मीटर स्क्वायर तक है। नो डिडक्शन इज मेड फॉर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पाइप नॉट एक्सीडिंग 10 मीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपका एरिया ऑफ पाइप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है, उस केस में आपको कोई भी डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है, विच मीन्स नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सभी के सभी करेक्ट स्टेटमेंट है। हाँ, मैं यहाँ से एक्सकावेशन करती थी और ले जाके यहाँ पे फिलिंग कर देती थी। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव की वो लीड था, जो वर्टिकल डिस्टेंस मूव की वो लिफ्ट था। ये पूरा का पूरा कहाँ कर रही हूँ, ये पूरा का पूरा काम मैं एक्सकावेशन में कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी, एक्सकावेशन में कर रही हूँ। और एक्सकावेशन क्या है? एक्सकावेशन अर्थवर्क है, फिलिंग अर्थवर्क है, कटिंग अर्थवर्क है, ये बिल्कुल अर्थवर्क का पार्ट है। Estimate is the actual cost of construction of structure, the probable cost of arrived at before commencement of the structure, a random guess of the cost of structure, none of these. देखिए, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद पता चलता है। टोटल कितने पैसे लगे, है ना, 50 लाख, 55 लाख, 56 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, ये एग्जैक्टली आपको पता चलता है कब? जब आपका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। बट बात आपसे एस्टिमेट की हो रही है। एस्टिमेट होता है कि अंदाज लगाना कि आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना होगा, एक आइडिया निकालना कि लगभग 1 करोड़ में ये बिल्डिंग बनेगी। अब वो 1 करोड़ 10 लाख भी हो सकता है, वो 80 से 90 लाख भी हो सकता है, बट यू आर गेटिंग एन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क, यानी काम शुरू होने से पहले आपने आइडिया लगा लिया कि कितने पैसे लगेंगे, उसको एस्टिमेट बोलते हैं। सो बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। IS 1200 डील्स विथ, जो आपके पास कोडल प्रोविजन है IS 1200, ये क्या डेटा देता है आपको बताइए मुझे। IS 1200 नहीं पता है तो मैं बता देना चाहती हूँ। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग वर्क्स, ऑप्शन नंबर बी। याद नहीं है तो याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने। IS 456/2000 क्या है? प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट के लिए है। IS 800/2007 क्या है? स्टील के लिए है। IS 4031 क्या है? मेथड फॉर टेस्टिंग हाइड्रोलिक सीमेंट है। और IS 1200 मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क। तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट IS कोडल प्रोविजंस हैं। सबका नाम और इनका टाइटल पता होना चाहिए। द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन मीटर स्क्वायर, इनमें से किसका मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में नहीं होता है, पूछ रहा है। किसका मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में नहीं होता है, पूछ रहा है। भाई डैम प्रूफ कोर्स मीटर स्क्वायर, कंक्रीट जेफरीज मीटर स्क्वायर, फोम वर्क मीटर स्क्वायर, RC छज्जा इज डन इन मीटर क्यूब, तो इसका मेजरमेंट मीटर क्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर डी। डेटा आपके पास है, याद कर लीजिएगा। Lime concrete on roof terracing is measured in, lime concreting in roof terracing, आप लाइम कंक्रीटिंग कर रहे हैं अपने रूफ पे, क्या उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है क्या? बहुत कम थिकनेस होती है। तो जो मेजरमेंट होगा वो किस में होगा? लेंथ और विड्थ, यानी 2 डायमेंशन में होगा। जब तीनों डायमेंशंस में बहुत ज्यादा वर्क हो रहा हो, यानी मास वर्क हो रहा हो, उस केस में हम पूरा का पूरा जो मेजरमेंट कर रहे होते हैं वो मीटर क्यूब में करते हैं। अगर मेरा ऐसा वर्क हो रहा है जहां पे 2 डायमेंशन ही प्रोमिनेंट है, थर्ड डायमेंशन की वैल्यू बहुत कम है, जैसे प्लास्टरिंग वर्क हो गया, थिकनेस बहुत मिनिमम,
लाइम कंक्रीटिंग हो रही है रूफ पे, थिकनेस बहुत कम, इस केस में मैं थर्ड डायमेंशन किसको लूंगी? थिकनेस को, वो तो बहुत कम है, इसीलिए सिर्फ हम लेंथ और विड्थ को कंसिडर करते हैं, यानी सिर्फ दो डायमेंशन से मेजरमेंट करते हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी इन मीटर स्क्वायर। द ब्रिक वर्क इज नॉट मेजर्ड इन मीटर क्यूब इन केस ऑफ, जब भी ब्रिक वर्क होता है, ब्रिक वर्क एक मास वर्क है, तो इन जनरल अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रिक वर्क का मेजरमेंट किस में होता है, तो मीटर क्यूब में होता है, ठीक है। बट अगर हाफ ब्रिक वॉल बना रहे हैं आप, तो उसमें थिकनेस बहुत कम है, तो वो मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में। पार्टीशन वॉल बना रहे हैं अगर आप, थिकनेस बहुत कम है, तो मेजरमेंट सिर्फ दो डायमेंशन के अलॉन्ग होगा, दैट इज मीटर स्क्वायर। अगर हनीकॉम्ब ब्रिक वॉल बना रहे हैं, मेजरमेंट मीटर स्क्वायर। इन जनरल ब्रिक वर्क पूछा तो फिर मेजरमेंट इन मीटर क्यूब। तो यहां पे पूछा है मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क इज नॉट इन मीटर क्यूब, किस केस में? हाफ ब्रिक वॉल के केस में, ओके। डैम प्रूफ कोर्स इज मेजर्ड इन, अभी बताया मैंने, डैम प्रूफ कोर्स हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर के टर्म्स में। द मेजरमेंट ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट वर्क इज जनरली टेकन इन, रेनफोर्स कंक्रीट वर्क, रेनफोर्स्ड कंक्रीट वर्क, बताइए। रेनफोर्स्ड कंक्रीट वर्क, रेनफोर्स्ड कंक्रीट वर्क है यानी मास वर्क है, तो बिल्कुल मेजरमेंट जो है वो क्यूबिक मीटर में होने वाला है, डाउट नहीं होना चाहिए। वन ब्रिक थिक वॉल इज मेजर्ड इन, हाफ ब्रिक मीटर स्क्वायर, वन ब्रिक मीटर क्यूब। ए, the unit of measurement of woodwork in door and window frame rafter beam roof truss etc, यानी वुड वर्क का मेजरमेंट कैसे होगा? यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वुड वर्क बताइए जल्दी से मुझे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वुड वर्क, चाहे आप वो डोर में यूज करें, चाहे बीम में यूज करें, चाहे आप उसको फ्रेम्स में यूज करें, कहीं भी यूज करें, वुड वर्क का मेजरमेंट हमेशा क्या होता है? मीटर क्यूब में होता है, याद रखता है। चलिए मैच द फॉलोइंग करिए, मैच द फॉलोइंग करिए। अर्थ वर्क मेजरमेंट इन मीटर क्यूब, clean of scrub brushwood small tree, expansion joint in concrete and reinforcement, what is the correct answer? ध्यान से देखिए एक बार इसको, ध्यान से देखिए। बी का 4, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और डी में से ही कोई करेक्ट ऑप्शन होगा, बी और सी तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब आगे चलिए, अगर आपको क्लीन ऑफ श्रब्स ब्रश फुट एंड स्मॉल ट्री नहीं समझ में आ रहा है, तो एक्सपांशन ऑफ जॉइंट देख लीजिए। एक्सपांशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट का मेजरमेंट हमेशा रनिंग मीटर में होता है, क्योंकि जॉइंट्स अलोंग द लेंथ सिर्फ देखेंगे, जॉइंट की क्या कोई थिकनेस या जॉइंट का क्या कोई विड्थ होता है क्या? नहीं, जॉइंट को तो हम सिर्फ लेंथ वाइज कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी इन रनिंग मीटर। सो आर का 1। एंड जो अगर मैं रेनफोर्समेंट की बात करूं, तो रेनफोर्समेंट का मेजरमेंट तो क्विंटल्स में होता है ना? रेनफोर्समेंट का मेजरमेंट तो क्विंटल में होता है। हम कितना छड़ मंगवा रहे हैं? 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 5 क्विंटल मंगवाते हैं छड़। तो ये समझ में आ गया कि 1 2 4, दैट इज गोइंग टू बी ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे चलिए, following IS 1200 match the item under list 1, that is type of work, with those under list 2, मेजरमेंट अप टू नियरेस्ट डेसिमल, यानी कि इन सब का मेजरमेंट आप अप्रोक्सीमेटली किस वैल्यू तक करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, लेंथ, लेंथ का मेजरमेंट हम करते हैं 0.01 मीटर तक, लेंथ का मेजरमेंट हम करते हैं 0.01 मीटर तक। Length dimension in earthwork done by mechanical means when the dimension is more than 25 meter, यानी कि 0.1, okay. Thickness of slab in concrete work, thickness of slab in concrete work measurement is done is 0.005. Area of steel work में meter square unit, that is going to be 0.001 meter square. So I think 3421, 3421 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हो सकता है ये बहुत शाइन कर रहा हो, आपको ना दिख रहा हो, अभी आपके पास पीडीएफ आएगा तो देख लीजिएगा। यहाँ पे वर्क है और ये उसका आपका अप्रोक्स वैल्यू है, या आई शुड से नियरेस्ट वैल्यू है जहां तक आपको मेजरमेंट करना है। अच्छा, ये वैल्यू गिवन है,
व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर मैनहोल कवर्स? मैनहोल कवर के लिए ये व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ मेजरमेंट? आपको खुद पता है कि एक एरिया में कितने मैनहोल बने हैं, ये हम नंबर से काउंट करते हैं, है ना? इस पूरे एरिया में 7 मैनहोल्स हैं, इस पूरे एरिया में 3 मैनहोल्स हैं। तो मैनहोल के ऊपर जो कवर लगा हुआ होता है, जिसको एक बार रिमूव करके कोई क्लीनिंग के लिए उसमें अंदर जाता है और फिर उससे बाहर आता है और फिर कवर को बंद कर दिया जाता है, तो अगर मैनहोल को हम नंबर से डिस्क्राइब करते हैं तो उनके कवर्स को भी तो नंबर से डिस्क्राइब करेंगे, है ना? तो मैनहोल कवर को हम नंबर से डिस्क्राइब करते हैं। मेसनरी वर्क इन आर्चेस इज मेजर्ड इन, मेसनरी वर्क पूछा है, तो आई थिंक ये बेसिक है, आपको समझ में आ गया होगा। मेसनरी वर्क, मेसनरी वर्क एक मास वर्क के बारे में बात कर रहा है। मास वर्क का मेजरमेंट हमेशा आपके पास क्यूबिक मीटर में होगा, दैट इज मीटर क्यूब। आगे चलिए। मेजरमेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इज डिफाइंड एंड कैरिड आउट एज पर विच आईएस कोड? क्या हमने अभी ये देखा है क्या? क्वेश्चन रीड करिए थोड़ा एक बार, क्वेश्चन रीड करिए। Measurement of different kind of work is defined and carried out IS 456 1978। वैल्यू याद रखिएगा। आई एम सो सॉरी, ये क्या हो गया? ओके सॉरी, आगे चलिए। Estimation of quantity for collapsible sheet shutter with a fitting is done in which of the following unit? कोलैप्सिबल शीट शटर, कोलैप्सिबल शीट शटर क्या होता है आपने देख रखा है ऑलरेडी। कहाँ? आपने देखा होगा ऐसे ग्रिल लगे हुए होते हैं जिसको ऐसे खींच के बंद करते हैं, है ना? दैट इज कोलैप्सिबल गेट। देखा है, मंदिरों के बाहर लगे हुए देखा होगा। और आपने शटर्स तो डेफिनेटली देख रखे हैं, हर रेगुलर शॉप के बाहर शटर लगा होता है जिसको ठट 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 फिर गिराते हैं, सवेरे उठाते हैं, दैट आर शटर्स। इनका मेजरमेंट किस यूनिट में होगा देख के बताइए थोड़ा जरा मुझे, इनका मेजरमेंट किस यूनिट में होगा देख के बताइए। थिकनेस को हम बहुत स्पेसिफाई नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लेंथ ऑफ विड्थ लेके चलते हैं, यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में होगा। In case of estimation of flooring, no deduction shall be made for voids less than dash meter square। अगर void का एरिया किससे कम होगा कि आप फ्लोरिंग करते वक्त कोई डिडक्शन नहीं करेंगे। voids का एरिया अगर 0.2 मीटर स्क्वायर से कम होगा तो आप फ्लोरिंग करते वक्त कोई भी डिडक्शन अलग से नहीं करेंगे। मैच द फॉलोइंग करिए थोड़ा, मैच द फॉलोइंग करिए। व्हाट इज डाडो, व्हाट इज स्कर्टिंग? देखिए शाइन कर रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना? डाडो, स्कर्टिंग, इमेजिन करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 49। डाडो का जो मेजरमेंट है वो मीटर स्क्वायर में करते हैं, ये याद रखिएगा। स्कर्टिंग, स्कर्टिंग का मेजरमेंट हम मीटर, रनिंग मीटर में करते हैं। लाइनिंग ऑफ चैनल मेजर्ड इन रनिंग मीटर, ठीक है। स्टेटिंग द विड्थ ऑफ बेस, ठीक है, रनिंग मीटर। डाडो क्या होता है, स्कर्टिंग क्या होता है, आप में से काफी लोगों को दिक्कत होगी इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये डाडो है। अब ये बहुत ज्यादा शाइन कर रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये स्कर्टिंग है। अगर आप जिस रूम पे बैठ के पढ़ रहे हैं, अगर उस रूम के अराउंड आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे तो टाइल्स लगे हुए हैं, बट टाइल्स का एक सर्टन पोर्शन अलग से ऐसा वॉल पे उठा हुआ है और वो थ्रू आउट द वॉल आपको दिख रहा है हर डायरेक्शन में, दैट इज स्कर्टिंग, ठीक है। और ये डाडो, आपके पास ये इमेज दिख जाएगी। कई सारे आपने देखा होगा वॉशरूम में जो टाइल्स लगे हुए होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो टाइल्स लगे हैं वो कई बार जमीन पे तो लगे होते ही हैं, फ्लोर पे तो लगे ही होते हैं, साथ में वॉल पे भी कुछ हाइट तक लगे हुए होते हैं, दैट इज डाडो, ओके। तो यहाँ पे डाडो का जो मेजरमेंट है हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, याद रखिएगा। स्कर्टिंग का रनिंग मीटर में होता है, तो मुझे ऑप्शन नंबर सी मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है। Lintel over openings are calculated in which unit? Lintel over openings, lintel का measurement मीटर क्यूब, ठीक है। मेजरमेंट विल बी इन क्यूबिक मीटर। ए, according to IS 1200, according to IS 1200, which of the following is the primary method for calculating deduction for masonry opening? किस तरीके से हम डिडक्शन इन ओपनिंग करते हैं मेसनरी वर्क में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 51।
किस तरीके से हम डिडक्शन करते हैं? Calculating and subtracting the volume of lintel from each opening, subtracting half the area of each opening if it's below a certain size, reducing the overall masonry volume of by a standard percentage, complete subtraction of the area if the opening size exceeds a threshold. एक सर्टन वैल्यू से ज्यादा अगर आपका एरिया ऑफ ओपनिंग है तो टोटल आपके एरिया ऑफ टोटल मेसनरी वर्क से आप उस एरिया ऑफ ओपनिंग को कंप्लीटली माइनस कर देते हो, है कि नहीं? जैसे हम प्लास्टरिंग वर्क कर रहे थे तो प्लास्टरिंग वर्क में भी अगर आपका एरिया ऑफ ओपनिंग मोर देन 3 मीटर स्क्वायर है तो हम उसको क्या करते हैं, टोटल एरिया ऑफ ओपनिंग को अपने साइज ऑफ दी वॉल से माइनस कर देते हैं। साइज ऑफ द वॉल क्या है आपका? टोटल एरिया ऑफ प्लास्टरिंग है। टोटल एरिया ऑफ प्लास्टरिंग में से मैं माइनस कर दूंगी मेरा टोटल एरिया ऑफ ओपनिंग को, तो मुझे एक्चुअल एरिया ऑफ प्लास्टरिंग मिल रहा था। तो वही चीज यहां होगी, अगर मैं ओपनिंग के कंप्लीट एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी अपने टोटल प्रोजेक्ट से, ठीक है, अगर उसकी एरिया ऑफ ओपनिंग एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? प्लास्टरिंग इज मेजर्ड इन मीटर क्यूब, glazing is measured in meter square, no deduction is made for volume occupied by reinforcement, no deduction is made for opening up to 0.1 meter square. जी हाँ, ओपनिंग 0.1 मीटर स्क्वायर तक है, कोई डिडक्शन नहीं करना है। अगर आपका वॉल्यूम जो कि रेनफोर्समेंट ने ऑक्यूपाई रखा है उसके लिए कोई डिडक्शन नहीं करना है। ग्लेजिंग मीटर स्क्वायर में मेजर होता है। प्लास्टरिंग वर्क मीटर क्यूब में कब से मेजर होने लगा? प्लास्टरिंग में थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज सो लेस दैट वी डोंट कंसिडर इट, यानी सिर्फ 2 डायमेंशन को मैं यूज करूंगी अपना प्लास्टरिंग वर्क का थिकनेस डिटरमाइन, अगर प्लास्टरिंग वर्क का एरिया डिटरमाइन करने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, यानी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम विच गिवन पेयर आइटम्स, यूनिट ऑफ पेमेंट, ओके, आपको यहाँ पे वर्क दिया है और उसके बगल में उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिया है, नो, उसके बगल में उनका यूनिट ऑफ पेमेंट दिया है। अर्थ वर्क इन एक्सकावेशन, बिल्कुल मेजरमेंट भी मीटर क्यूब में, पेमेंट भी मीटर क्यूब में, करेक्ट है। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन मीटर स्क्वायर में, डैम प्रूफ कोर्स इफ द थिकनेस इज मेंशन्ड मीटर क्यूब में। मुझे जानना है कि 1 2 में आपको क्या गलत लग रहा है, रीड करके बताइए। अच्छा, आई एम सो सॉरी, आपसे क्वेश्चन में करेक्ट पेयर पूछा है, दे आर आस्किंग यू करेक्ट पेयर, नॉट द इनकरेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर पूछा है, ठीक है ना, विच इज द करेक्ट पेयर। अर्थ वर्क इन एक्सकावेशन मेजरमेंट भी मीटर क्यूब में, पेमेंट भी मीटर क्यूब में, करेक्ट। वहीं पे डैम प्रूफ कोर्स मीटर स्क्वायर में होता है, ब्रिक वर्क मीटर क्यूब में होता है, यानी कि आपका ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। एज पर IS 1200 द यूनिट ऑफ अर्थ वर्क इन एक्सकावेशन इज मीटर क्यूब, देख रखा है हमने। Select the incorrect statement for the following. Incorrect statement. Bricks are paid per 1000. बिल्कुल सही बात है, bricks are paid per 1000, यानी कि यहाँ पे पेमेंट ऑफ ब्रिक्स किस में होना चाहिए? ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन पर 1000, ठीक। ब्रिक्स आर पेड पर 1000, कितने हजार ईंटें आपने मंगवाए हैं और उस बेसिस पे आप पेमेंट करते हैं। लाइम इज पेड पर क्विंटल, बिल्कुल सही बात है, लाइम का आप जो पेमेंट करते हैं वो क्विंटल के बेसिस पे करते हैं, कितना क्विंटल आपने लाइम खरीदा है। ब्रिक अग्रीगेट इज पेड इन मीटर क्यूब, बिल्कुल मास वर्क है तो ब्रिक अग्रीगेट का जो आपका पेमेंट है वो मीटर क्यूब में होगा। सीमेंट इज पेड इन क्यूबिक मीटर, जी नहीं, सीमेंट इज नॉट पेड इन क्यूबिक मीटर, इट इज पेड पर बैग, कितने बैग ऑफ सीमेंट आपने लिए हैं। एक बैग 50 किलो का होता है, तो आपको 5 बैग की जरूरत है, 10 बैग की जरूरत है, 1 बैग की जरूरत है, 1000 बैग की जरूरत है, पेमेंट उस बेसिस पे होता है। सो ऑप्शन नंबर डी। Select the excavation where measurements are made in meter square for payment. इस एक्सकावेशन में आपका जो पेमेंट ऑफ एक्सकावेशन है वो मीटर स्क्वायर में होगा, बताइए ऑप्शन नंबर 56 जल्दी, सॉरी ऑप्शन नहीं क्वेश्चन। जब भी आप सरफेस ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, यानी आप डेप्थ में ना एक्सकावेशन कर रहे हैं, इस केस में सरफेस ड्रेसिंग यानी टॉप लेयर को आप रिमूव कर रहे हैं और बहुत कम डेप्थ तक आप एक्सकावेशन कर रहे हैं, दैट इज ओनली अप टू 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक अगर आप एक्सकावेशन करते हैं, तो इस केस में जो आपका
मेजरमेंट होगा किसका, पेमेंट होगा एक्सकवेशन का, वो मीटर स्क्वायर में होगा इंस्टेड ऑफ मीटर क्यूब, क्योंकि हम जनरली पढ़ते हैं मेजरमेंट भी मीटर क्यूब में होता है, पेमेंट भी मीटर क्यूब में होता है, बट एक्सेप्शन है। अगर आपका डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर से लेस है, तो उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में जो आपका पूरा का पूरा पेमेंट है वो मीटर क्यूब की जगह मीटर स्क्वायर में होगा। ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको बिल्कुल। Pick up the measurement which is not made in meter square for payment. Not made in meter square. कौन सा मीटर स्क्वायर में नहीं होगा? Timbering or plankering and struttering for protecting the sides of trench work up to 1 meter depth. बिल्कुल आपका मीटर स्क्वायर में पेमेंट होता है। सरफेस ड्रेसिंग अप टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी देखा लास्ट क्वेश्चन में, अगर अप 15 सेंटीमीटर तक डेप्थ तक अगर आप क्या कर रहे हैं, सरफेस ड्रेसिंग कर रहे हैं एरिया का, तो मीटर स्क्वायर। सरफेस एक्सकावेशन अगर आप 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक कर रहे हैं तो भी आपका जो पेमेंट होगा वो मीटर स्क्वायर तक ही होगा। क्ले पडल वर्क प्लेसिंग इन लेयर ऑफ 15 सेंटीमीटर, दिस इज डन इन मीटर क्यूब। दिस इज डन इन मीटर क्यूब। बाकी के जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे आपके मीटर स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, मतलब उन सबका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो मीटर स्क्वायर में ही होगा। भाई अगर आप सरफेस ड्रेसिंग कर रहे हैं 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक, मीटर स्क्वायर। सरफेस एक्सकावेशन कर रहे हैं 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक, मीटर स्क्वायर। ओके। द क्वांटिटी ऑफ स्टोन ग्रिट रिक्वायर्ड फॉर टार एंड बिटुमिन रोड इज मेजर्ड इन विच यूनिट। अगर आप स्टोन ग्रिट का जो यूज करते हैं जब आप टार या बिटुमिन रोड बना रहे होते हैं, उसका मेजरमेंट क्यूमेक पर मीटर स्क्वायर में होता है। क्या करना है, वैल्यू डायरेक्टली याद रखनी है, वैल्यू डायरेक्टली याद रखनी है। सेम टाइप ऑफ वर्क अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड नेचर शैल बी मेजर्ड इन। कई सारे लोगों को लगता है कि अगर सेम तरह का काम है तो उनका जो मेजरमेंट है वो एक साथ कर देना चाहिए या एक जैसे कर देना चाहिए। पहली बात तो जब हम मेजरमेंट ऑफ वर्क करने जाते हैं तो हम उसी काम का मेजरमेंट करेंगे जो काम कंप्लीट हो चुका है। ये आपको पहला स्टेटमेंट याद रखना है, जो काम कंप्लीट हो चुका है उसको मेजरमेंट करना है। कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितना मैन पावर लगा, हर चीज आपको नोट डाउन करनी है। ओके। जब आप मेजरमेंट लिखेंगे अपने मेजरमेंट बुक में तो पहले आपको लेंथ लिखना है, फिर विड्थ लिखना है, फिर हाइट लिखनी होती है। ये ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर आपको सेम टाइप ऑफ वर्क का मेजरमेंट करना है, बट याद रखिएगा अंडर डिफरेंट कंडीशन लिख दिया है, सेम टाइप ऑफ वर्क है डिफरेंट कंडीशंस में, तो इनका हर मेजरमेंट सेपरेटली होगा। ओके। तो देखिए सेपरेटली अंडर सेपरेट आइटम्स, भले सेम टाइप ऑफ वर्क है बट अंडर डिफरेंट कंडीशंस है, इसलिए इनका मेजरमेंट मैं अलग अलग करूंगी। जब मेजरमेंट करूंगी तो लेंथ विड्थ एंड हाइट को लाइन से लिखूंगी, पहले लेंथ फिर विड्थ फिर हाइट। जब पूरा वर्क कंप्लीट होता है कोई एरिया का तभी हम उसका मेजरमेंट करते हैं। मैच द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ आइटम्स विद देयर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। डिटेल्स ऑफ आइटम विद देयर यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताइए मुझे देख के। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए। अगर मैं देखूंगी ब्रिक, तो ब्रिक को हम मेजर करते हैं नंबर से, कितने ब्रिक आपने लिए नंबर से। सैंड का जो भी मेजरमेंट होता है वो मीटर क्यूब में होगा, कितना मीटर ऑफ क्यूब, कितना मीटर क्यूब सैंड यूज किया आपने। रेनफोर्समेंट हम क्विंटल में या केजीज में मंगवाते हैं, कितना छड़ ऑर्डर कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मोस्ट अप्रोप्रिएट है। What is the unit of payment in MKS system for earthwork in banking, cutting, road and irrigation channel? ये पूरा क्या है, अर्थ वर्क है। और मेजरमेंट ऑफ अर्थ वर्क या पेमेंट ऑफ अर्थ वर्क किस में होता है, हर मास वर्क का मेजरमेंट जो बल्क में हो रहा है, एक्सकवेशन किया जा रहा है, सरफेस एक्सकवेशन नहीं, डेप्थ में एक्सकवेशन किया जा रहा है, मीटर क्यूब। सरफेस एक्सकवेशन यानी कि डेप्थ अगर 30 सेंटीमीटर तक है तब तो उसका मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में होगा। सरफेस ड्रेसिंग हो रही है अगर सिर्फ, ठीक है, सिर्फ क्लीनिंग ऑफ द एरिया हो रहा है, वो सब मीटर स्क्वायर में। बट प्रॉपर एक्सकवेशन आपका मीटर क्यूब में, आपका जो फिलिंग हो रही है मीटर क्यूब में, कटिंग हो रही है मीटर क्यूब में, तो ये मेजरमेंट किस में होगा, पर मीटर क्यूब में। For the preparation of estimate of the boundary wall, which of the following unit is considered for measurement? ध्यान से देखिए, बाउंड्री वॉल का मेजरमेंट करना है तो बाउंड्री वॉल का मेजरमेंट करने के लिए कौन सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप कंसिडर करेंगे। बाउंड्री वॉल का मेजरमेंट करना है
आपको एक एस्टिमेट बनाना है कि इस बाउंड्री वॉल में कितने पैसे लगेंगे। तो बाउंड्री वॉल कैसा दिखता है आपको, एक लीनियर स्ट्रक्चर के जैसा दिखता होगा। यहाँ ब्रिक वर्क नहीं बोला है, आपसे बोला है एक बाउंड्री वॉल का एस्टिमेट निकालना है कि इस एरिया पे मुझे इस पूरे के पूरे जगह पे बाउंड्री वॉल बनाना है एक, ठीक है। तो बाउंड्री वॉल बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, सीधे सीधे लेंथ का मेजरमेंट कर लूंगी। रनिंग मीटर में अगर मेरे को लेंथ पता चल गया तो मैं तो बता सकती हूँ कि उसके बाद फिर लगभग कितने ब्रिक्स लगेंगे और क्या होने वाला है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे रनिंग मीटर होगा, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ब्रिक वर्क नहीं मेंशन किया था, ब्रिक वर्क बोलता, सिंगल ब्रिक वॉल बोलता, हाफ ब्रिक वॉल बोलता, तो मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब आंसर होता। बट क्योंकि यहाँ पे आपसे बोला है कि आपको एस्टिमेट निकालना है एक ब्रिक वॉल का, तो एस्टिमेट निकालने के लिए आप रनिंग मीटर कंसिडर करेंगे। द ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन अभी मैंने बताया कि आप कैसे लिखते हैं अपने मेजरमेंट बुक में कैसे लिखते हैं मेजरमेंट करने के बाद किसी सेक्शन का, पहले लेंथ, फिर ब्रेथ, फिर हाइट। ऑप्शन नंबर ए। द क्वांटिटी ऑफ वुड फॉर द शटर्स ऑफ डोर्स एंड विंडो इज मेजर्ड इन। अभी हमने बात की है, अभी हमने बात की है, वुड वर्क का मेजरमेंट कैसे करेंगे, किसमें, फॉर शटर्स ऑफ डोर एंड विंडो, वहां दूसरा क्वेश्चन था, यहां दूसरा क्वेश्चन है। शटर ऑफ डोर एंड विंडो, मीटर स्क्वायर। पूरी पूरी शीट आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है, उस शीट से देख के सारे स्पेसिफिकेशन याद करिए। कौन सा यहाँ पे रॉन्ग पेयर है, रॉन्ग पेयर। थिन पार्टीशन वॉल मीटर स्क्वायर, सैंड फिलिंग मीटर क्यूब, रॉक एक्सकावेशन मीटर क्यूब, डैम प्रूफ कोर्ट्स मीटर क्यूब। थिन पार्टीशन वॉल है, पार्टीशन वॉल का मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में ही होता है। सैंड फिलिंग मास वर्क है, मेजरमेंट मीटर क्यूब में होता है। रॉक एक्सकावेशन मास वर्क है, मेजरमेंट मीटर क्यूब में होता है। डैम प्रूफ कोर्स मीटर स्क्वायर में होता है, which means this is the wrong pair, option number D। फिर से यहां पे आपको करना पड़ेगा मैच द फॉलोइंग। डोर शटर वुड वर्क, रीबार बेंडिंग, रॉक एक्सकावेशन, आयरन बार थ्रेडिंग। बताइए कि इनका मेजरमेंट यूनिट कौन सा होने वाला है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हमको पता है, अभी देखा हमने, डोर शटर में वुड वर्क कैसे होता है, मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट होता है। सो 1 का आर हो गया। रीबार बेंडिंग, रीबार बेंडिंग आपको देख लिया हमने क्या है, रेनफोर्समेंट हम किस में मंगवाते हैं, केजीज में, क्विंटल्स में, तो बार बेंडिंग भी किस में होगी, क्विंटल्स में होने वाली है। अगर मैं बात करूं आपसे रॉक एक्सकावेशन की, एक्सकावेशन एक मास वर्क है, इसका मेजरमेंट होने वाला है मीटर क्यूब में। और जो थ्रेडिंग है, तो थ्रेडिंग तो आपको पता है कि रनिंग मीटर में मेजरमेंट करते हैं, मीटर नहीं हो तो सेंटीमीटर में हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिंगल डायमेंशन लेके चलते हैं थ्रेडिंग का मेजरमेंट करने के लिए। सो दिस शुड बी एस। तो अकॉर्डिंग टू मी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब ये नोट्स आपके पास आएंगे तो ये शाइन नहीं करेगा, तो आप आराम से देख पाएंगे फिर। इन एस्टिमेटिंग द बिल्डिंग ऑफ शैलो थिन सरफेस वर्क शैल बी मेजर्ड इन, क्वेश्चन नंबर 67। आपको यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट नहीं बोला है, लीनियर मेजरमेंट का मेजरमेंट रनिंग मीटर में होता, यानी एक डायमेंशन को मेजर करना होता, जैसे थ्रेडिंग बिल्कुल आपका मीटर में होता है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर रही हूं मास वर्क की, जहां पे पूरा वॉल्यूम आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप क्या कर रहे हैं, एक्सकावेशन कर रहे हैं, यानी डेप्थ ऑफ एक्सकावेशन भी, लेंथ ऑफ एक्सकावेशन नहीं, और विड्थ ऑफ एक्सकावेशन, तीनों ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं मास वर्क। वहां पे हम मेजरमेंट मीटर क्यूब में करते हैं इन जनरल, एक्सेप्शंस हैं। लेकिन जहां पे शैलो थिन वर्क है, शैलो थिन वर्क बोले तो प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग में थिकनेस बहुत कम है एज कंपेयर टू लेंथ एंड विड्थ ऑफ प्लास्टरिंग, तो वो सारा मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में होता है। व्हाइट वॉशिंग, थिकनेस इज वेरी लेस, तो थर्ड डायमेंशन नेग्लिजिबल है, लेंथ एंड विड्थ विल बी कंसिडर्ड। यानी कि जहां पे भी शैलो थिन एंड सरफेस वर्क होगा, मेजरमेंट विल बी इन मीटर स्क्वायर। The concrete work for the following component of a building of specified thickness is measured in meter square। आप बताइए इनमें से किन किन का वर्क आप मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। रूफ स्लैब में जो कंक्रीट वर्क है मीटर स्क्वायर में, फ्लोरिंग मीटर स्क्वायर, डीपीसी मीटर स्क्वायर एंड वॉल पैनल मीटर स्क्वायर, सबका ही जो मेजरमेंट है दैट इज इन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
कैसे पता? लिस्ट से पता। ये देखिए लिस्ट है, आपको याद रखनी पड़ेगी। यूनिट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, अभी मैंने बताया व्हाइट वॉशिंग में थिकनेस बहुत कम होती है व्हाइट वॉशिंग के लेयर की। क्यों कंसिडर करेंगे थर्ड डायमेंशन? ओनली द लेंथ एंड द विड्थ, यानी एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग विल बी कंसिडर्ड। इज नन ऑफ द अबव। स्क्वायर करेक्ट आंसर होना चाहिए था, ठीक है। मीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर होना चाहिए था। ब्रिक वॉल आर मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज, अगर आपकी थिकनेस ऑफ द वॉल 10 सेंटीमीटर या उससे कम है तो आपका मेजरमेंट विल बी इन मीटर स्क्वायर, उससे ज्यादा है तो मेजरमेंट इन मीटर क्यूब। मैच द फॉलोइंग, फिर से वही, अर्थवर्क का मेजरमेंट मीटर क्यूब में, डैम प्रूफ कोर्स का मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में, कॉर्नाइस का मेजरमेंट मीटर में, रनिंग मीटर। तो क्या ऑप्शन है? 1 1, एंड देन यू हैव टू, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आर मेजर्ड इन मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में कौन कौन सा मेजरमेंट होता है मुझे जल्दी से देख के बताइए। इन सब का डिस्कशन मैं आपसे ऑलरेडी कर चुकी हूं, मीटर क्यूब, आरसी छज्जा मेजरमेंट इन मीटर क्यूब, डैम प्रूफ कोर्स मेजरमेंट इन मीटर स्क्वायर, हाफ ब्रिक वॉल मेजरमेंट इन मीटर स्क्वायर, ब्रिक बैट छज्जा मेजरमेंट इन मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब में होता है 1 and 4, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये आपको डायरेक्ट याद रखने वाली बात है, यहाँ पे मैं कुछ भी अलग से एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑलरेडी नोन टू यू। The size of power shovel is referred in. The size of power shovel is referred in. पहले तो एक काम करिएगा, मैं आपको वैसे ये पीडीएफ दूंगी तो पावर शॉवल की इमेज लगा दूंगी, वरना याद रखिएगा कि जो आपका पावर शॉवल है उसके आगे क्या लगा हुआ होता है। आपका ऐसा पावर शॉवल है और इसके आगे से बकेट लगा हुआ होता है, मशीन है, बंदा बैठा हुआ होता है और इसको ऑपरेट कर रहा होता है कि नहीं। इस बकेट में फिल करते हैं पूरा मटेरियल और किसी और पोजीशन पे जाके उसको डंप कर देते हैं। तो इस पावर शॉवेल का जो मैं पूरा साइज है वो रिफर करती हूँ कि इसका वॉल्यूम कितना है ना, इस पावर शॉवेल का कैपेसिटी कितनी है। ये जो बकेट लगा है इसकी कैपेसिटी से हम साइज ऑफ पावर शॉवेल डिसाइड करते हैं। कैपेसिटी का डिटर्मिनेशन मीटर क्यूब में होता है, तो ये मीटर क्यूब में होने वाला है। फाइन, द बकेट विच इज अटैच्ड, इसकी जो कैपेसिटी होती है उससे हम डिटरमाइन करेंगे अपना साइज ऑफ पावर शॉवेल, एंड दैट विल बी इन मीटर क्यूब। द प्रिंसिपल यूनिट फॉर पीस वर्क, जॉब वर्क एक्सेट्रा इज इन, क्वेश्चन नंबर 74। पीस वर्क की बात हो रही है, पीस वर्क ध्यान से देखिए, पीस वर्क, आपके घर में कितने डोर हैंडल्स हैं? क्या ये आपने मीटर क्यूब में मेजर किया है? क्या आपने ये मीटर में मेजर किया है? क्या आपने मीटर स्क्वायर में मेजर किया है? अगर आपके घर में 8 दरवाजे हैं तो 8 दरवाजे में एक अंदर की तरफ हैंडल होगा, एक बाहर की तरफ हैंडल होगा, यानी 8 दरवाजे में आपके घर में टोटल 16 डोर हैंडल्स लगे हुए हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके घर में कितने लैशेस लगे हैं, लैशेस बोले तो सिटकिनी जिससे आप दरवाजे को लॉक करते हैं, तो क्या वो कुंडी या सिटकिनी जिससे आप डोर को लॉक करते हैं वो पूछे तो क्या आप मीटर क्यूब में आंसर देते हैं, मीटर स्क्वायर में आंसर देते हैं? आप आंसर देते हैं नंबर्स में। आपके घर में कितने स्विच बोर्ड्स लगे हैं, क्या आप उनका आंसर मीटर स्क्वायर में देते हैं, मीटर क्यूब में देते हैं या मीटर में देते हैं? आप नंबर्स में देते हैं। इस रूम में 3 स्विच बोर्ड्स लगे हैं, सिमिलरली मेरे हर रूम में 3 स्विच बोर्ड्स लगे हैं, वॉशरूम में 1 स्विच बोर्ड लगा है, तो मैं नंबर्स में कैलकुलेट करती हूँ। ये स्विच बोर्ड, ये डोर हैंडल्स, ये लैशेस, ये सब क्या है? नंबर में काम कर रहे हैं आप, यानी पीस ऑफ वर्क है, ठीक है। कितने पीस लगे आपके घर में, तो पीस वर्क का जो भी मेजरमेंट है वो नंबर्स में होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, है ना। 10 12 20 25 30 100। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 75 एवरीवन। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइल फ्लोरिंग, टाइल में जो फ्लोरिंग हुई है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताइए, खुद से दिमाग लगाइए। क्या टाइल फ्लोरिंग को आप नंबर में मेजर करेंगे? नहीं कर सकते, बहुत सारे टाइल्स लगने हैं, पूरी टाइल की फ्लोरिंग लग रही है।
क्या आप मीटर क्यूब में मेजरमेंट करेंगे? मीटर क्यूब में तब करेंगे जब तीनों डायमेंशंस एविडेंट हो। मीटर में करेंगे क्या? टाइल फ्लोरिंग का मेजरमेंट जल्दी बताइए मुझे। टाइल फ्लोरिंग का मेजरमेंट क्या मीटर में करेंगे? आप देखेंगे जो टाइल फ्लोरिंग होती है आपके फ्लोर पे, उसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है, दैट विल बी इग्नोर्ड। लेंथ एंड विड्थ विल ओनली बी कंसिडर्ड, यानी कि मेजरमेंट यहाँ 2 डायमेंशन के अलॉन्ग होगा, यानी कि मेजरमेंट विल बी इन मीटर स्क्वायर। What is the unit of measurement used for supplying bitumen? बिटुमिन का सप्लाई किस यूनिट में होगा? हमने देख रखा क्या? देखा क्या अभी हमने? बिटुमिन का सप्लाई किस यूनिट में होता है? बिटुमिन का सप्लाई कई जगह आप देखेंगे ऑप्शन में कि केजी में भी दिया हुआ है और कई जगह ऑप्शन टन में भी दिया है। अगर दोनों ऑप्शन है तो प्रीवियस ईयर टन को करेक्ट आंसर लिया था, विल बी गोइंग विथ टन, सी। और अगर टन ऑप्शन में नहीं होता तो केजी ले लेते। यूनिट ऑफ डायमेंशंस ऑफ अग्रीगेट। अग्रीगेट का यूनिट ऑफ डायमेंशन क्या है? हम देखते हैं कि वो फ्लेकी अग्रीगेट है या इलोंगेटेड अग्रीगेट है, तो उसका मेजरमेंट किस बेसिस पे करते हैं? एमएम के बेसिस पे उसको कंसिडर करते हैं ना, कि क्या है उसका लेंथ अग्रीगेट का। तो अग्रीगेट का लेंथ कौन सा यूनिट में मेजर होगा? एमएम में मेजर होगा। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अर्थ वर्क इन हार्ड सॉइल। अब अर्थ वर्क की बात हो रही है तो यहां तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है। अर्थ वर्क यानी कि कटिंग, फिलिंग, एक्सकावेशन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू मेक मीटर क्यूब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर आईएस कोड, surface dressing and leveling of stones are measured in। surface dressing and leveling of stones। सरफेस ड्रेसिंग का मतलब क्या पता है आपको? अभी बताया मैंने आपको, अगर डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन 15 सेंटीमीटर तक है। सरफेस एक्सकवेशन का मतलब क्या पता है आपको? अगर डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन 30 सेंटीमीटर तक है। इस केस में आपको पता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा? मीटर स्क्वायर में होगा। क्वेश्चन नंबर 80, यूनिट्स ऑफ डायमेंशन फॉर ब्रिक मटेरियल इन मेट्रिक सिस्टम इज। हमने देखा हुआ है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। स्टैंडर्ड साइज क्या देखा है? स्टैंडर्ड साइज देखा है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। और हमने नॉमिनल साइज देखा है जिसमें हम थिकनेस ऑफ मोटार को कंसिडर करते हैं, तो दैट इज 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। मेट्रिक सिस्टम में मैं सेंटीमीटर लेके चलती हूँ। What shall be the range of length to breadth proportion for a good room? गुड रूम अगर रेक्टेंगुलर शेप का है तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्क्वायर शेप। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा डायमेंशन है वो हमारे रूम को रेक्टेंगुलर बना के रखे रादर देन स्क्वायर। तो हम दोनों डायमेंशंस को अलग अलग लेते हैं। 1:1 का लेंगे अगर तो स्क्वायर बन जाएगा, है ना, इसलिए हम डिफरेंट डायमेंशंस लेते हैं। तो हम मेजरली 1.2 टू 1.5 का लेंथ टू ब्रेथ प्रोपोर्शन लेके चलेंगे। दैट विल गिव मी अ गुड रूम। दैट विल गिव मी अ गुड रूम। रेंज होगा 1.2 1 1.2:1 से लेके 1.5 से 1 तक, ये रेंज अगर आप रखेंगे तो आपको सही स्पेसिंग ऑफ रूम मिलेगी। तो ये रेंज क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। लेंथ विड्थ का आप ये रेशियो रखा करिए। अकॉर्डिंग टू IS 1200 द फॉर्मवर्क शैल बी मेजर्ड इन। फॉर्मवर्क के बारे में तो बात हुई, बट इसका मेजरमेंट किस में होना चाहिए? यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फॉर्मवर्क मीटर स्क्वायर में होगा। फॉर्मवर्क का यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर में होगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर आरसीसी सनशेड। सनशेड की बात हो रही है इसलिए ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। और क्वेश्चन में आपको बोल दिया है ब्रेथ एंड थिकनेस स्पेसिफाइड। अगर आपसे इन जनरल पूछते तो इन जनरल जो मेजरमेंट होता है वो मीटर क्यूब में होता है, बट क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि ब्रेथ और थिकनेस स्पेसिफाई कर दी गई है तो अब आपको सिर्फ एक डायमेंशन निकालनी है। तो लेंथ सिर्फ आपको डिटरमाइन करनी होगी। तो अगर आप एक डायमेंशन बस निकाल रहे हैं तो लेंथ का मेजरमेंट किस में करेंगे? मीटर में करेंगे। दैट विल बी इन रनिंग मीटर। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 84, the unit of measurement for earthwork in surface excavation exceeding 1.5 meter in width as well as 10 meter square on plan but not exceeding 30 centimeter in depth। अभी हमने देखा अर्थवर्क हो रहा है यानी एक्सकावेशन हो रहा है मान लीजिए,
एक्सकैवेशन में जो एरिया, प्लान एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आपको बोल दिया है कि विड्थ जो है वो 1.5 मीटर से ज्यादा है एक्सकैवेशन का, पर डेप्थ 30 सेंटीमीटर को एक्सीड नहीं कर रहा है, यानी ये सरफेस एक्सकैवेशन है, और सरफेस एक्सकैवेशन का मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में होता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 85, द क्वांटिटी ऑफ सॉइलिंग इज ऑब्टेन्ड इन, क्वांटिटी ऑफ सॉइलिंग इज ऑब्टेन्ड इन, कई लोगों को लगता होगा मीटर क्यूब में है, मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ सॉइलिंग मीटर स्क्वायर में, दो डायमेंशंस बस कंसिडर करते हैं। हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक इज मेजर्ड इन विच यूनिट, हार्ड ड्रॉन स्टील वायर, हार्ड ड्रॉन स्टील वायर, पता है आपको लगता होगा कि ये तो एक वायर है तो रनिंग मीटर में मेजरमेंट होना चाहिए। हार्ड ड्रॉन स्टील वायर का मतलब होता है आपने इस तरीके से प्लेस किया है अपने वायर्स को और ऐसी एक ग्रिल बनाई हुई है। तो इस केस में आप देखिए, आप दो डायमेंशंस को कंसिडर करेंगे, दो डायमेंशंस को कंसिडर करके चलेंगे, तो इनका मेजरमेंट किस में हो गया, मीटर स्क्वायर में हो गया, नॉट इन रनिंग मीटर। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर मास कंक्रीट, आई डोंट थिंक कि हमको यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, मास कंक्रीटिंग हो रही है, क्यूबिक मीटर में होगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 88 अच्छे से रीड करिएगा। Wall of one brick thick are measured in meter square. No, wall of one brick thick are measured in meter cube. Walls of one brick thick are measured in cubic meter. Correct. Number of deduction in brickwork quantity is made for the opening of wall up to 0.1 meter square. No. अच्छा, no deduction बोल रहा है। ओके 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 ओके, ठीक है, माय बैड माय बैड, ठीक से रीड करती हूँ वापस से क्वेश्चन नंबर। No deduction in brickwork quantity if area of opening is up to 0.1 meter square. Area of opening अगर 0.1 meter square है तो brickwork में कोई deduction नहीं होता. Correct. For the measurement of excavation from borrow pit in a fairly uniform ground, dead men are left at suitable interval. Absolutely correct. मेरा ऑप्शन नंबर पी गलत है, QRS करेक्ट है, QRS करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे चलिए। What is the unit of measurement for half brick wall? Meter square. In building estimate, cornice is measured in, अभी हमने देखा है cornice का measurement किसमें, running meter में हुआ। Question number 91. The measurement of brickwork is not counted in meter cube if brickwork are in arches, reinforcement brickwork, one or more than one brick wall, half brick wall. Half brick wall में measurement is in meter square, not in meter cube. क्विंटल इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क। रेनफोर्समेंट का मेजरमेंट हमेशा क्विंटल में करते हैं। छड़, कितने छड़ मंगवाए, 10 क्विंटल छड़ मंगवाए। सो ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रॉक एक्सकावेशन, अर्थवर्क है, मीटर क्यूब। फॉर द टास्क ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग डोर एंड विंडो आर कंपाउंडेड इन, आपके घर में कितने डोर और कितने विंडोज लगे हैं, कैसे काउंट करते हैं बताइए आप मुझे। आप बोलेंगे इतने नंबर ऑफ डोर्स, नो, बट उनका जो मेजरमेंट होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है। हम लेंथ और विड्थ ऑफ द डोर को मेजर करते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, वुड को यूज करके वो डोर बनाते हैं। थिकनेस इतनी कम है इसलिए हम उसका मेजरमेंट मीटर क्यूब में नहीं करेंगे, बट लेंथ और विड्थ एविडेंट रोल प्ले करता है, तो इसका मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। मेजरमेंट विल बी इन मीटर स्क्वायर। द यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर सीमेंट कंक्रीट इन लिंटल वर्क, लिंटल वर्क में जो आपका यूनिट ऑफ पेमेंट है वो कितना होगा भाई। लिंटल वर्क में आपको पता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर क्यूब, यूनिट ऑफ पेमेंट भी पर मीटर क्यूब में ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हनीकॉम्ब ब्रिक वॉल। हनीकॉम्ब ब्रिक वॉल इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, देख रखा है हमने। 97, in rate analysis the unit of measurement for Indian water closet size 580 mm, आपके घर में कितने वाटर क्लोजेट लग रहे हैं, इसका मेजरमेंट ना मीटर में होता है, ना मीटर क्यूब में होता है, ना मीटर स्क्वायर में। कितने लगे हैं, 10 लगे हैं। कितने लगे हैं, 5 लगे हैं। कितने लगे हैं, 3 लगे हैं। नंबर्स में मेजरमेंट होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, स्टील रेनफोर्समेंट आर मेजर्ड इन क्विंटल, ऑप्शन नंबर ए, देख लिया हमने। Officially moving to question number 99.
measurement of 50 mm thick concrete wall is done in which unit? आपके लिए ऑलरेडी थिकनेस स्पेसिफाइड कर दी गई है। 50 mm थिक कंक्रीट फ्लोरिंग का मेजरमेंट किस में होगा? जब आपको थिकनेस पहले ही बता दी गई तो आपको मेजरमेंट अब लेंथ और विड्थ की ही बस करनी होगी, यानी द मेजरमेंट विल बी इन मीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ officially moving to option number, or I should say officially moving to the last question of the day, that is question number 100th। लास्ट क्वेश्चन अब देखेंगे आपके लिए और आज के सेशन को यहीं पे ऑफिशियली एंड करेंगे। आप अपकमिंग 5 सेशन में पूरा एस्टिमेशन कॉस्टिंग समझ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन अभी देखिए, फिर आगे 2 मिनट और बात करूंगी आपसे। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर रैंडम रबल मेसनरी। कई लोगों को यही नहीं पता होगा रबल मेसनरी क्या है। ये है रबल मेसनरी। आपने रबल मेसनरी और एशलार मेसनरी देखी होगी। इसका क्या है? ये मास वर्क है। थिकनेस, लेंथ, विड्थ सब इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए मीटर क्यूब विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आज आपने देखा होगा मैं काफी स्पीड में चल रही थी। मैं स्पीड में इसलिए चल रही थी क्योंकि मैं आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का चैप्टर 1 बता रही हूँ और चैप्टर 1 में है यूनिट्स। जब हम यूनिट्स के बारे में बात करते हैं तो मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट वर्क, इनका यूनिट और इनका यूनिट ऑफ पेमेंट आपको पूरा खुद से याद होना चाहिए। यहाँ पे एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है ही नहीं। तो जब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सारी चीजें याद रखें और याद करके आगे बढ़ते चलें। जो भी क्वेश्चंस मैंने आज यूज किए हैं और जो भी पॉइंटर्स यूज किए हैं वो सारे के सारे आपको पीडीएफ में मेंशन्ड मिल जाएंगे। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि सब याद करो कि भाई अगर आपसे कोई बोले कोलैप्सिबल गेट तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट पता होना चाहिए, शटर्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट पता होना चाहिए, डाडो यूनिट ऑफ मेजरमेंट पता होना चाहिए, कॉर्नाइस यूनिट ऑफ मेजरमेंट पता होना चाहिए, वुडवर्क यूनिट ऑफ मेजरमेंट पता होना चाहिए, कंक्रीट फ्लोरिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट पता होना चाहिए, सनशेड यूनिट ऑफ मेजरमेंट पता होना चाहिए, व्हाइट वॉशिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट पता होना चाहिए, सरफेस ड्रेसिंग, सरफेस एक्सकावेशन, कंप्लीट एक्सकावेशन, एवरीथिंग शुड बी नेम। अब ये अगर आपको पता करना है तो आपको वो पूरी शीट याद करनी पड़ेगी यूनिट्स की, क्योंकि कोई भी यूनिट कहीं से भी पूछा जा सकता है। ओके, वी हैव सीन टॉप 100 और आई शुड से फर्स्ट 100 क्वेश्चंस फ्रॉम 628 टोटल क्वेश्चंस। 628 टोटल क्वेश्चंस हैं एई की बुक में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से, जिसमें से 100 आप सॉल्व कर चुके हैं। रिमेनिंग 528 मैं आपको अपकमिंग सेशंस में सॉल्व करवा दूंगी। ओके, टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट सेशन। पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी ग्रुप में।